ओके, नाउ यू लुक एट दिस। अब यहाँ पे आप देखें, इस पे आप फोकस करें इस वक्त। मैंने लास्ट टाइम बताया आपको कि ये मेडुला ऑब्लांगेटा, उसके मेजर फीचर्स आपने फ्रंट से देखे। एंटीरियर मीडियन फिशर, दीज आर पिलर लाइक इक्वलेंट टू द इंटीरियर कॉलम्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उसके इक्वलेंट है यहाँ पर। लेकिन उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतने बल्ज्ड क्यों हैं? ये इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर 100% कार्टिको स्पाइनल सेम साइडेड फाइबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो लास्ट मोमेंट पे जाके क्रॉस करेंगे कहाँ? पैरामिड के एंड पे। उसको हम कहते हैं पैरामिडल डिकसेशन। इसको हम ग्रेट मोटर डिकसेशन भी कहते हैं। और ये वो लेवल है जहाँ पर हम जब नीचे से आएंगे एक एक करके सेक्शंस काटेंगे, तो सबसे पहला सेक्शन हम यहाँ पे काटेंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी चेंज है। आप अंदाज़ा लगाएं, किंग ऑफ ऑल डिसेंडिंग ट्रैक्स है ये। आप सारे डिसेंडिंग ट्रैक्स भूल भी जाएं, इसको नहीं भूलना है आपको, क्योंकि ये ट्रैक उठा कहाँ से? कार्टेक्स से। और सारा मोटर प्रोग्राम यहीं पर है। ये लर्निंग, ये सारी चीज़ें, ये सभी इसी से आपको नीचे आई है। सारा विजडम आपको यहीं से मिला है। वरना तो काम तो किसने किया है? काम तो एंटीरियर हॉर्न सेल्स ने किया है। और एंटीरियर हॉर्न सेल्स आगे से नर्व, ये मसल, ये सारा काम आपने कर चुके हैं। आप पहले से अल्नर नर्व, रेडियल, फलां, ये तो सब कुछ वो ही कर रही हैं। लेकिन विजडम इधर से आ रहा है, लर्निंग सारी यहाँ से। ये अगर गया तो सब गया, यूँ समझ लो। आपके बेसिक मूवमेंट शायद होती हो, लेकिन ये जो स्किल्ड मूवमेंट है वो अब आपकी नहीं होगी, क्योंकि ये विजडम यहाँ नहीं रहा। उमूमन स्ट्रोक में ये वाला ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो जाता है। और ये ट्रैक्ट इस वक्त यहाँ पे मौजूद है पैरामिड्स में, इसलिए इसको पैरामिडल डिकसेशन भी कहते हैं। और इस ट्रैक का नाम फिर पैरामिडल ट्रैक्ट भी है, इसी को कहते हैं पैरामिडल ट्रैक्ट। हालांकि ये पैरामिड में सिर्फ नहीं है, इससे पहले वो बहुत सारी चीज़ों को तय करता हुआ आया है। तो ये एक मिसनोमर है इन लोगों को। रास्ते में ये स्टेशन पसंद आ गई है, इस ट्रैक्ट का नाम ही इस स्टेशन के हवाले से रखा गया है। आप शायद समझते होंगे कि ये ट्रैक्ट स्टार्ट ही पैरामिड से हुआ है, शायद इस वजह से इसका नाम पैरामिडल ट्रैक्ट है। ऐसा नहीं है, ये यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ है, ये एक्चुअली शुरू से ही ये स्टार्टेड है। और ये तो पोन्स में भी था, ये तो मिडमेरिन में भी है, ये इससे पहले डायनसेफ्लॉन के बाहर से गुजरा है, क्योंकि डायनसेफ्लॉन सेंटर में था ना, वो बाहर से गुजरा है। डायनसेफ्लॉन में ये रिलेबल नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ से गुजरा तो ज़रूर है। वाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम में गुजरा है, जबकि इसकी सेल बॉडी पड़ी थी कहाँ? मोटर कार्टेक्स में, या मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रल कार्टेक्स में, और वहाँ से ये नीचे आया। तो ये पैरामिड पे आपने देखा। फिर उसके साथ आपने ओलिव देखा। ओलिव वो बल्ज है जिसमें इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस समाया हुआ है, जो अंदर जाके देखेंगे। लेकिन एक सेक्शन आपको यहाँ काटना होगा। पहला सेक्शन जो लोएस्ट वन होगा, वो यकीनन पैरामिड के लोएस्ट लेवल पर, जहाँ पर स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन जिसको आप कह सकते हो, एट द बेस ऑफ स्कल, एट द फोरामेन मैग्नम कह सकते हो, जस्ट अबाउट द इमर्जेंस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व कह सकते हो, और इसको ग्रेट मोटर डिकसेशन भी कह सकते हो, और इसको हम पैरामिडल डिकसेशन भी कहते हैं, या इसको कार्डल मोस्ट मेडुला भी कह सकते हो। ये वो लेवल है, लेकिन सीधा इतने नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिर्फ कर लो पैरामिडल डिकसेशन, जो इंडिकेट करेगा कि आप कहाँ हैं, कार्डल मोस्ट मेडुला पर हैं। और वो डायग्राम जब आप देखेंगे तो बाकी चीज़ों को भूल के सिर्फ उस चीज़ को नज़र में रखेंगे जिसकी वजह से उस डायग्राम को आप पहचान पा रहे हैं। बाकी चीज़ों को फिलहाल भूल जाएंगे। ये आगे चल के दिखाता हूँ। तो एक सेक्शन जहाँ था ये था, और उसके बाद जैसे हम पीछे आ गए तो आपको पता है कि पीछे क्या था? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स थे, जिसकी वजह से फिर ये हो गया कि एक सर्कस तो यहाँ क्रिएट हुआ है बिटवीन पैरामिड एंड ओलिव, तो एक सर्कस बिटवीन ओलिव एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, एक ओलिव के आगे तो एक ओलिव के पीछे। जो ओलिव के आगे है वो प्री ओलिवरी, जो ओलिव के पीछे है वो पोस्ट ओलिवरी। वैसे बुक के अंदर प्री ओलिवरी वर्ड कम यूज हुआ है, वहाँ यूज हुआ है द सर्कस बिटवीन पैरामिड एंड ओलिव, बस सीधा द सर्कस बिटवीन ओलिव एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, सीधा लफ्ज। और यहाँ पर जो आपने ये देखा है, तो इसके अंदर आप देखें कि जो सर्कस बिटवीन पैरामिड एंड ओलिव है, वहाँ से रूटलेट्स निकल के आ गई, हाइपोग्लॉसल नर्व, जो लास्ट मैंने बताया आपको। और उसके बाद जो पोस्ट ओलिवरी सर्कस है, वहाँ से फिर आपको एक एक करके नर्व्स नजर आ रही हैं। ये कौन सी नर्व्स हैं? ये बकाया नर्व्स, नीचे से जाएं तो 11th, 10th और 9th। तो इनके जो लैंडमार्क्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये उमूमन आते हैं। और जब आप ऐसे ऊपर जाएंगे तो इस लिहाज से फिर एक सेक्शन आपको ओलिव पे भी काटना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ से सेक्शन काटने से तो वो बड़ा लैंडमार्क देखेंगे, लेकिन ओलिव तो नहीं देख पाएंगे, ओलिवरी न्यूक्लियस तो नहीं आप देख पाएंगे ना, क्योंकि ओलिवरी न्यूक्लियस तो इस लेवल पे होता है, अपर हाफ तक
तो इसका मकसद है कि इतना बड़ा न्यूक्लियस देखे बगैर आप मेडुला को कैसे क्रॉस करोगे? आप रुकें मेडुला को। और उसके अलावा भी यहाँ जब आप काटेंगे तो लोअर डाउन तो आपको क्रेनियल नर्व की अटैचमेंट भी नजर नहीं आ रही है। जब क्रेनियल नर्व की अटैचमेंट नजर नहीं आ रही तो इसके अंदर के न्यूक्लिया भी नजर नहीं आएंगे, और वेगस को देखे बगैर आप जा कैसे सकते हैं? ग्लासोफेरेंजियल को चलो आप अवॉइड भी करें, और हाइपोग्लासल स्पीच को फैसिलिटेट करने वाली सबसे बड़ी नर्व, बल्कि वाहिद नर्व, वो देखे बगैर आप कैसे जा सकते हैं? इसका मकसद है कि ये लेवल कौन सी होगी? ये लेवल होगी ओलिव की लेवल, माना एट दी ओलिवरी लेवल आप एक सेक्शन जरूर काटेंगे। आप देखें एक इतना बड़ा 31 सेगमेंट्स का लंबा स्पाइनल कार्ड, एक सेक्शन काट के हम घर चले आए, हो गया सारा। एक नर्व आपने देख के घर चले आए, आपने बोला हो गई सारी। यहां आपने देखा कि चलो ब्रेन स्टेम से एक सेक्शन काट लें, चलो एक जैसा हो, नहीं नहीं, ब्रेन से एक सेक्शन नहीं, एक सेक्शन मेडुला से काट लें भला, एक सेक्शन पोन से, एक सेक्शन चलो मिड ब्रेन से, तभी भी काम हो जाए हमारा। नहीं, रुकें आप, ऐसा नहीं है। मेडुला ऑब्लांगेटा को 2 सेक्शन पे काटना है आपको। अभी आगे चल के बताता हूं, ये 3 पे काटना है, 2 पे भी नहीं। मेडुला ऑब्लांगेटा देखे बगैर आप ऐसे जा नहीं सकते। 3 जगहों पर, यानी ब्रेन स्टेम में 3 कंपोनेंट्स, और हर एक को कम से कम 2-2 दफा, और एक को तो 3 दफा, 3 मुख्तलिफ जगहों पर उसकी शक्ल ही बदली हुई है। माना हर लम्हे आपको अलग अलग उसकी अरेंजमेंट्स मिल रही हैं अंदर। और ऐसे नहीं है कि हम ऐसे से शक्ल उसकी अलग देख के सेक्शन काट रहे हैं। सेक्शन काट रहे हैं, वो शक्ल अलग नहीं है, अंदर स्ट्रक्चर अलग है। और स्ट्रक्चर अलग नहीं है, उनकी कनेक्शंस अलग है। वो जहां जहां जो लीजन होगी वैसा सिम्टम आएगा। ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन क्यों कॉम्प्लेक्स हो गया है? वजह ये है, हर जगह हर लम्हा अलग अलग। वरना तो आप देखो स्पाइनल कार्ड में हमें आदत है ना, एक सेक्शन काट दिया, बस एक नर्व पढ़ ली चलेगा, इतना बड़ा स्पाइनल कार्ड एक चैप्टर, बाकी सारे चैप्टर जितने हैं वो ब्रेन के अगले हिस्सों के। तो वो कोई पागल थोड़ी है कि वो ब्रेन को इस तरीके से स्पाइनल कार्ड को नापेगा कि ये इतना है तो उसको इतना टाइम देता है, उसको इतना टाइम। वो ब्रेन है तो ब्रेन चीज ही अलग है फिर। हालांकि देखा जाए तो वो सेम न्यूरल ट्यूब से निकला हुआ है, लेकिन यहां पर सेम न्यूरल ट्यूब से निकलने का मकसद ये नहीं है कि वो एक जैसा है, वो तब्दील हो गया। तो यहां से आप देखो कि ये तब्दील हो गया है। मैंने बताया एक यहां लेंगे, एक ओलिवरी। जब आपको कोई कहे और कट सेक्शन देख के अंदर इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई कर पाए कि ये इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है, तो समझ लो कि ये कौन सी एरिया से आपने काटा है सेक्शन? अपर मेडुला से। रोस्ट्रल, ये जो ऊपर की चीजें होती है ना, जो टुवर्ड्स द सेफेलिक रीजन, तो यहां वर्ड सेफेलिक नहीं डालते, यहां डालते हैं रोस्ट्रल। नीचे वाला काडल वो तो स्टे करता है, जैसे ना आपने क्रेनियल लिखिए, नीचे वैसे ही काडल, सेफेलिक तो नीचे वैसे ही काडल, तो अब रोस्ट्रल नीचे वैसे ही काडल। काडल तो कॉमन है सब में। तो ब्रेन के अंदर उम्मन रोस्ट्रल वर्ड यूज करते हैं। रोस्ट्रली अगर आप जाएंगे, यानी सेफेलिकली, क्रेनियली अगर आप जाएंगे, ऊपर जाएंगे, सुपीरियरली जाएंगे, चलो तो ये अपर मेडुला पे सेक्शन कटेगा आपको। तो यहां पर सबसे बड़ी जो लैंडमार्क नजर आएगी वो होगी इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। तो आप कहेंगे कि ये ओलिवरी लेवल है, वहां कहेंगे ग्रेट मोटर डिकसेशन लेवल है। अभी तीसरी जब आएगी तो बताऊंगा, वो फ्रंट से नजर आ नहीं रही है, वो बैक से आपको दिखाई जाएगी। चलें आगे चलते हैं हम। आगे जैसे ऊपर गए हम तो पता चला कि ये मेडुला चलता चलता अचानक उसका शेप ही चेंज हो गया। अब कौन सा मेडुला, क्या मेडुला, हमें पता ही नहीं। मेडुला तो है ही नहीं, मेडुला नहीं है तो चलो ब्रेन स्टेम अगला ऐसा मेडुला जैसा दिखे ना, नहीं है वो। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया कि जैसे आपका ये हाथ है, हाथ के बीच में सेंटर में, डार्सम के ऊपर ये हाथ भी दे दे, ये एडिशनल फाइबर्स हैं जो मेडुला के खात्मे पर एकदम से आ जाएंगे ऐसे। ये क्यों आ गए? इसलिए आ गए कि आपको पता है पोन्स के बैक साइड पर उसका वो मेहमान है जिसका नाम है सेरिबेलम, और सेरिबेलम बेसिकली असिस्टेंट है सेरिब्रम का। वो भी 2 हेमिस्फीयर हैं, ये भी 2 हैं। ये अपोजिट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेम को करते हैं। तो इसका मकसद है कि राइट सेरिब्रम जब भी काम करने जाएगा अपने लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कांटेक्ट तो करेगा। कोऑर्डिनेशन ऐसे कैसे होगी? और आपका जो सेरिब्रम होता है वो अपना ट्रैक तो सीधा सीधा भेजता है, जबकि इस रास्ते में सेरिब्रम तो पीछे पड़ेगा उसके, यहां पे बैक साइड पे। लेकिन वो जो बैक साइड पे पड़ेगा वो भी बैक साइड पे, सेम साइड पे नहीं, अपोजिट पे। तो इसका मकसद ये हो गया कि जब इसके फाइबर्स नीचे आएंगे, इसके फाइबर्स जब नीचे आएंगे चेयर खोल लो चलो। एक अभी और आएगा, वो ज़ियादी यूनिवर्सिटी वाला लड़का जो है। चलो बैठो बैठो, फिलहाल बैठ जाओ यहाँ पर। जो तुम कर इमा तुमने वही चेयर ते अचो, हिन के वही चेयर ॾियो, ये हल्की आई हली वही वही तव्हां वही चेयर ते अचो। ये इधर रख देना बेटा, ये इधर अपने सही से।
ठीक है बस फिलहाल इसमें डाल दो अपने में या साइड में। हाँ बस सही है, ठीक है बस जैसे आ जाएगा ना तो फिर दे देंगे बस, ठीक है, थैंक यू। वायर वारो माइक वॾो अज़ाब आहे, उन सॼी क्लास रिकॉर्ड करे छॾी, वो वायर ई हुन मां निकिरी वई, सॼी गूंगी क्लास है। हाँ और वायरलेस घुरायो तो मुझे बोया जो हाँ अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये सारा सिलसिला यहाँ पर। अब जो पोन्स में आप देख रहे हो, तो पोन्स में एडिशनली मैंने बताया एक चीज़ आ गई है ऐसे। ये क्यों दिया है? इसलिए दिया है क्योंकि ये जो कार्टिको स्पाइनल फाइबर्स ऊपर से नीचे गए थे, ये ऊपर से नीचे क्या करने गए थे? नीचे जाहिर है अपने लोअर मोटर्स को, कौन से? वो जो एंटीरहान सेल्स में बैठे हुए हैं उनको विजडम देने गए थे और उनको ऑर्डर बताने गए थे कि तुम्हें क्या करना है। क्योंकि ये है बेसिकली आर्किटेक्ट, इंजीनियर ये है, मजदूर वो हैं, कम करेंगे वो काम, लेकिन होगा इसकी वजह से। तो ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर जो सेल बॉडी बैठी हुई है, क्या इसके बगैर मोटर एक्टिविटी, पर्पसफुल मोटर एक्टिविटी हो सकती है क्या? नहीं। चलो ये मौजूद हो, एंटीरियर हॉर्न सेल्स ना हो, तो क्या कोई भी एक्टिविटी क्या हो सकती है पर्पसफुल? तो छोड़ो, नहीं हो सकती। इसका मकसद है कि मोटर एक्टिविटी के लिए दो मोटर न्यूरॉन्स बहुत जरूरी हैं। एक जिसकी सेल बॉडी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बैठी हुई है, जो अपना ट्रैक्ट के जरिए वो अपना सिग्नल नीचे भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड तक। इसका नाम है कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। इसको कहते हैं हम अपर मोटर न्यूरॉन। ये अपर मोटर न्यूरॉन है, लेकिन असल में काम करेगा कौन? वो मजदूर जो कहाँ बैठा हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल्स में। उसको कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। डिजीज उसकी भी हो सकती है, डिजीज इसकी भी हो सकती है। ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स कहलाएंगी, वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स कहलाएंगी। अगर किसी वायरस ने एंटीरियर हॉर्न सेल्स को लंबर रीजन में बायलेटरली डैमेज कर दिया तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज है, पोलियोमाइलाइटिस। अगर इसको किसी ने डैमेज किया, भले इसको कोई ना करे, रास्ते में किसी फाइबर को किसी ने डैमेज कर दिया, तो बात तो एक ही है। फिल्टर प्लांट पर कोई बम लगा दे या रास्ते में कोई लाइन काट दे, मेरे घर में तो पानी नहीं आएगा। इसका मकसद यह कि जरूरी नहीं है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कोई गड़बड़ हो, रास्ते में कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो भी वही अपर मोटर न्यूरॉन लिया। इसलिए ये ट्रैक्ट हमेशा खतरे में रहता है, क्योंकि ये बहुत जगहों से गुजर रहा है और हर जगह पर उसकी ब्लड सप्लाई अलग अलग है। अब पता नहीं कौन सी ब्लड सप्लाई कब हो जाए गड़बड़। जंक्शन कौन सी? कोई जंक्शन नहीं। जंक्शन होती तो फिर मसला ही क्या था? उस जंक्शन पे गड़बड़। ट्रांसफर के बाद, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसफर के बाद भी इवन कट जाए तब भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन कहलाएगी। यानी स्पाइनल कॉर्ड में भी कट लग जाए तब भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन कहेंगे। जिस जगह कट लगेगा उस लेवल से नीचे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, जिस जगह कट लगा है ठीक उस जगह पर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। आएंगे उस पर, फिलहाल आप छोड़ें, आप इसको इस वक्त आप उसमें कॉम्प्लिकेट में करें, उसको आगे आके बताता हूं इसको। अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीजें यहां पर आप देखिए। अभी हम पोन्स में हैं इस वक्त। पोन्स में मैंने बताया था ऐसा क्यों, ये फाइबर्स की जरूरत क्यों पड़ गई? ये इसलिए पड़ गई क्योंकि पोन्स के पीछे उसका मेहमान रहता है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सेरिबेलम के साथ कनेक्शन डेवलप करना है, क्योंकि ये है अपोजिट साइड, वो है सेम साइड। ठीक है, वो अपोजिट साइड है, ये सेम साइड है, तो जाहिर है इसको कनेक्शन देना है आपको। और कनेक्शन वो खुद नहीं दे सकता। ऐसे नहीं कि ये कार्टिको स्पाइनल आ गए तो ये कार्टिको स्पाइनल के जो ट्रैक नीचे गए हैं, क्या ये खुद ही ऐसे छलांगे मारते हुए जाएंगे कि इसके साथ सेरिबेलम को उठाने का भी बंदोबस्त होगा? उसको भी जगाते हुए जाएंगे कि मेरा ये काम है, मैं जा रहा हूं ये काम करने, जल्दी पहुंचो उधर। तो इसका मकसद है कि इनके साथ है। अब ये फाइबर्स तो अभी आपने ले ही लिए, मैं इनके साथ है ये रेड कलर में ये भी लेके आ रहा हूं, इन्हीं के साथ रन करेंगे। लेकिन ये रुक जाएंगे किधर? पोन्स के ऊपर। और पोन्स पे ऐसे नहीं कोई हवा में रुकेंगे, यहां पर इनका सेल बॉडी मौजूद होगा। इसका नाम होगा पोंटाइन न्यूक्लियस। और पोंटाइन न्यूक्लियस कहां है? ब्रेन स्टेम में। वो वैसे ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई को हम आगे चल के जब हम इसके इंटरनल फीचर्स करेंगे तो उनको 3 में डिवाइड कर देंगे हम, 3 ग्रुपों में। जैसे कल आपने किया था जूम पर, मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, इत्तेफाक से 11 न्यूक्लियाई हैं। अंडरस्टैंड? जैसे आज आपने किया था
सेंसरी न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स वो भी इत्तेफाक से 11 हैं। इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक है, ये तो यहाँ तो इत्तेफाक है। और आगे जहाँ इत्तेफाक नहीं है वो हमने इत्तेफाक कर दिया वहाँ पर। वो है अदर न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन स्टेम, वहाँ पर भी हमने अच्छे से ढूंढ के 11 न्यूक्लियाई डाल दिए ताकि 11 की कॉम्बिनेशन डेवलप हो जाए एक तरह से। वो वैसे वो 11 हैं नहीं, लेकिन हमने ऐसे घसीट के उनको 11 कर दिया है। वैसे वो हैं 111 से भी ज़्यादा, लेकिन इतने करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत कहीं भी नहीं पड़ेगी, आप किसी जगह भी नहीं। मैं उतना ही कराऊंगा जो आगे चल के आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी जहाँ तक ज़रूरत आएगी आपको उतना ही कर दें। उससे ज़्यादा आप खामखा आप अपने दिमाग में ऐसे नहीं पकाएं इसको कि मुझे और भी आना चाहिए, और भी। तो फिर आपको बताया था सुबह को मैंने, मेरा भाई कहता था कि रिफ्लेक्सेस जो है ना वो आई के रिफ्लेक्सेस, उसके लिए 300 न्यूक्लिया हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। मैंने कहा तुम्हें कितने आते हैं? मुझे 3। मैंने कहा क्यों, बाकी 297? उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, डिजीज रिलेटेड, वो कोई पता नहीं, कोई सिर्फ पढ़ने वाला जो हो, जो जिसने PhD की, वो फलां पे वो जाके करे तो करे, क्लिनिकली वो वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। 7-8 में कराऊंगा आपको, वैसे 3 भी नहीं, 3 क्यों, बहुत सारे ऐसे हैं। आप देखिए, मैं इससे बताऊंगा आपको कि देखिए कैसे कन्वर्ज हो रहे हैं आपके। ये सिर्फ अकोमोडेशन और लाइट रिफ्लेक्स ही नहीं है, और भी बहुत हैं, और वो खुद घर पे आप जब कर सकते हैं तो स्टूडेंट पूछेगा ना सर ये कैसे। आप देखें कभी जाके आप आईने के सामने इस तरीके से आप अपने पेन को देखें, आप देखें मैं कर रहा हूँ और आप मेरे आंखों को देखें, या देखें आंखें जो होंगी इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएंगी देखने। मैं नहीं करूंगा, वो कोई कर भी नहीं सकता। तो देखिए, आप देखिए मैं कर रहा हूँ, ये देखें ना, आईज ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी, नहीं हो गई। तो ये इस तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट, तो ये कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स कहलाता है। ये कैसे हुआ यहाँ पर? अगर ना देखूं तो होगा ही नहीं, देखूंगा तो होगा, ना देखूं तो इस तरीके से करूँ 100 दफ़ा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं अगर इसको देख रहा हूँ तो देखें आप कन्वर्जेंस, वो बताऊंगा इसकी वजह क्या है, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह ताला क्यों इस तरीके से इसने बनाया है। और ये दोनों ही होंगे, एक नहीं होगा। ऊपर देखेंगे दोनों आइज देख रही है, इसने एक देखे और दूसरी देखे ही ना। ये पहले हम भी सोचते थे यार आई में ऐसा क्या है, ऐसे ऊपर नीचे उठाओ, ऐसे करो, ये कौन से मसल्स में, इसमें क्या स्किल है। फिर बाद में हमें पता चला कि ये स्किल ये है कि दोनों साथ हो रही हैं। कभी तो दोनों एक जैसी, ऐसे करो तो ये लेटरल तो ये मीडियल, यहां देखो तो ये लेटरल ये मीडियल, नीचे देखो तो दोनों साथ जाएंगी, एक न जाए और दूसरी न जाए तो डिप्लोपिया हो जाएगा। ये जो मसल्स हैं इस किस्म के जादू दिखा रही हैं। तभी ये मसल्स के सप्लाई के लिए आपको नेचर ने प्योरली मोटर नर्व्स दी हुई हैं, ऐसे नहीं दी हुई हैं। ये ऐसे ही है जैसे टंग को मूव करके वर्ड बनाने का काम होता है, इसके लिए भी प्योरली मोटर नर्व है और इनके लिए भी प्योर मोटर नर्व है। कायनात में कोई और प्योरली मोटर नर्व है ही नहीं, सवाए इन 4 के, 3 इसके लिए, 1 इसके लिए। बाकी वो जो एक्सेसरी है उसका तो अकाउंट ही अलग है, वो तो मैं आपको बताऊंगा कि वो एक्सेसरी को भी आप लोग डाल देते हैं प्योरली मोटर के कंपार्टमेंट के अंदर, लेकिन वो एक तरह से इम्पोस्टर है, एक बहरूपिये की तरह आ जाती है। वो होती तो है बहरहाल प्योरली मोटर, लेकिन हमारे इस डेफिनेशन में नहीं आती। वो तो किसी खाते में नहीं आती, न 3 में न 13 में, वो तो है ही एक्सेसरी, वो तो है ही एडिशनल, वो तो हमारे फैमिली मेंबर के उस खाते में आती ही नहीं है, तो वो तो नर्व ही अलग है। यहाँ पर हमने देखा ये पोन्स है। अब देखिए पोन्स में मैंने बताया ये फाइबर तो किसमें, पोंटाइन न्यूक्लिया में आपने रिले कर दिया ना उसको, तो ये पोंटाइन में किया, तो दूसरे वाले को इस साइड से जब लेके आओगे तो ये भी क्या करेगा, ये भी पोंटाइन में, वो अपनी साइड वाला, ये अपनी साइड वाला, ऐसे अपनी साइड वाला अपनी साइड वाले से क्या होगा। तो पोंटाइन न्यूक्लिया की क्या होगी इस वक्त जिम्मेदारी, वो अपोजिट साइड पे जाए और जाके अपने सेरिबेलर हेमिस्फीयर को अपना, आपको सर वो राइट का ये लेफ्ट का, तो लेफ्ट वाला ही तो इसका अपना है, यानी ये लेफ्ट वाला है तो इसका नौकर ये सोया हुआ है, और इसको सुलाने से उठाने का काम कौन करेगा, पोंटाइन करेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकता सेरिब्रम। हालांकि नौकर मेरा है, लेकिन मेरा नौकर भी, मैं किसी घर में घुस के, मेरा नौकर उसके घर में रह रहा है तो मैं उसके घर में घुस के अपने नौकर को उठाऊंगा क्या? मैं जाके मेरे उस घर वाले को बोलूंगा कि यार वो मेरे नौकर जो तुम्हारे कमरे में सोया उसको तो उठाओ, तो ये उसको उठाएगा ऐसे, और उठाएगा तो वो कहाँ पड़ा हुआ है, नीचे कि पीछे? तो पीछे हो गए तो फाइबर ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल जाएंगे कि ट्रांसवर्स जाएंगे, तो ट्रांसवर्स फाइबर्स आप इस तरीके से जाएंगे ऐसे, ये इधर तो वो उस तरफ। अब हो गया आपका काम पूरा। तो ये जो फाइबर्स होंगे क्या लॉन्गिट्यूडनल जाएंगे कि ट्रांसवर्स जाएंगे, और ये करोड़ों ऐसे फाइबर्स होंगे, कोई एक नहीं होगा, और हर लेवल पे होंगे, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, और ये इस तरीके से जाएंगे। तो एक ऐसे बंडल जाएगा, ऐसे बंडल, और ऐसे बंडल क्या ऐसे लेटरली जाएंगे कि पीछे जाएंगे, तो इस तरीके से होता हुआ पट्टे की तरह पीछे जाएगा, और पीछे इसका सेरिबेलम का हेमिस्फीयर बैठा हुआ है उसमें अंदर चला जाएगा। और क्या इसको मैं ट्रैक नहीं कह सकता क्या? कह सकते हैं, क्यों नहीं? वो जो ऊपर से आया है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही चल रहा है ना ये सारा खेल, वो जो ऊपर से आया उसका नाम कार्टिको पोंटाइन ट्रैक्ट, जो यहां से गया वो पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट, या इसको मिला के कहो तो कार्टिको पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट, क्योंकि कार्टिको पोंटाइन अकेला तो किसी काम का नहीं है,
ना ही पोंटोसेरिबेलर अकेला किसी काम का है। तो ये कार्टिको पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट है। इसका मकसद ये है कि आपके इससे पोन्स ने एक ब्रिज का रोल प्ले किया, इसलिए तो उसका नाम ब्रिज है। ये नहीं ब्रिज के दिखाने को आपको ये दोनों को जोड़ने वाला है, तो इसे तो सारे ही जोड़ते हैं, ऐसे सीरीज में चल रहे हैं। तो ये कार्टेक्स इसलिए, क्योंकि ये पोन्स इसलिए ब्रिज कहलाता है बिकॉज इट इज ज्वाइनिंग द सेरिब्रल कार्टेक्स विद द सेरिबेलर कार्टेक्स। करस्पॉन्डिंगली जितने भी हैं करस्पॉन्डिंग कार्टेक्स जो है आपके, राइट सेरिब्रम को लेफ्ट सेरिबेलम से और लेफ्ट सेरिब्रम को राइट सेरिब्रम से, आपका काम हो गया। कम से कम इसको सिग्नल मिल गया, अब इसकी बारी है कि क्या करने वाला है। फिर इसका तो स्पाइस सिस्टम है इतना शदीद कि एक ट्रैक तो ये गया है, अगले तुम कम से कम को 11 ट्रैक्स इसके पास और आएंगे। ये वो होंगे जो इसने तख्लीक किए हुए हैं, ये तो मालिक की मर्जी। अब इसका अपना परफॉर्मेंस ये है कि ये पूरा फैला हुआ है, हर जगह से इंफॉर्मेशन लेता है कि मेरा जो मास्टर है क्या करना चाहता है, यहां जो पहुंचा है ये करना क्या चाहता है। अंडरस्टैंड? तो ये जो भी करना चाहेगा, एक्चुअली इसकी वजह से मैं फ्रेम से बाहर हो रहा हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से उसको कनेक्ट करने का रोल प्ले करेगा। तो उसके बाद जाहिर है ये काम करता है कब, मॉडिफाई करने का काम करेगा। मॉडिफाई मकसद ये नहीं है कि मर्जी से जो है बस जो सीधा है उसको उल्टा करो, जो उल्टा है उसको सीधा करो, ऐसे नहीं। जो उल्टा है उसको सीधा करो, क्योंकि जो सीधा है उसको देख के देखा अनदेखा कर दो, क्योंकि चीजों को सीधा रखना है, क्योंकि मालिक हमेशा सीधा ही चाहेगा कि सीधा हो। अंडरस्टैंड? तो यहां पर ये स्ट्रक्चर इसी जगह पे आप देखेंगे जब, तो मैंने बताया कि इस जगह पर ये पोन्स, तो आपको ये जो फाइबर्स नजर आएंगे ना, ये होंगे जिसको कहेंगे हम पोंटाइन फाइबर्स, ये ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर। ये जो इस वक्त आपको मैंने दिखाया ना, ये सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स है। बंडल इतना थिक होगा, जैसे आपके बाल है ना, ऐसे बाल है, ये सुपरफिशियल, ऐसे थोड़ी है कि ये जहां है, इससे पकड़ोगे तो एक और लेयर होगा, एक और लेयर, पता नहीं कितने लेयर हमने कब गिने, कम से कम मेरा ख्याल है ऐसे पकड़ेंगे तो 20-25 लेयर तो होंगे ही। ये भी ऐसे ही है, लेकिन आपका हाथ किस लेयर पे लगता है, पहले वाले पे। तो कहते हैं हम इसको, बुक में ऐसे लिखेगा सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर। कुछ सुपरफिशियल थोड़े ही होते, 25 लेयर और भी होंगे, तो कट सेक्शन में इतना मोटा आएगा, यहां ऐसे आएगा, लेकिन आप 3D करके ऐसे कट सेक्शन ट्रांसफर देखेंगे इतना मोटा, तो इसका नाम पड़ जाता है ट्रांसफर। मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं कि ये हाथ है, इसके ऊपर ये हाथ लगा दिया ऐसे, तो पोन्स की शक्ल बदल गई कि नहीं, इतना पेट निकल आया उसका, यूं समझ लीजिए स्पीड ब्रेकर की तरह ऐसे हो गया, वो दूर से नजर आ जाएगा ये पोन्स है। और ये जो पोन्स यहां पर देखा, ये ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स की वजह से दूर से आपको पता। अब वो जो अगर कहीं इसका फिशर विशर होता होगा या पैरामिड जैसी कोई चीज होती होगी तो क्या नजर आएगी क्या, ये गई, तो वो है ही नहीं, तो सीधा सीधा क्या ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर। इसको मैं उमूमन, अगर आप बुरा ना मनाएं तो उसको मैं उमूमन कहता हूं, जैसे हमारी एशियन लड़कियां होती हैं ना, उनके बाल ऐसे होते हैं, वो बीच में मांग निकली होती है, ज्यादातर ऐसे होता है, ये बिल्कुल वैसा ही। अगर आप ऊपर से देखें, ठीक है, ऊपर से अगर आप देखें तो बिल्कुल लग रहा है कि जैसे बाल हैं, बीच में मांग निकली हुई है, और यहां भी ऐसा ही है। ये देखिए डिप्रेशन है यहां पर, ऐसे जैसे मांग होती है यहां पर, तो वो जो डिप्रेशन है यहां पर, इस तरीके से यहां पर जहां डिप्रेशन है यहां पर, उसको कहते हैं, नहीं उसको कहते हैं ग्रूव फॉर बेसिलर आर्टरी। ग्रूव बेसिलर नहीं है खुद, वहां आर्टरी है जिसका नाम है बेसिलर आर्टरी, उसको कहते हैं ग्रूव फॉर बेसिलर आर्टरी। लेकिन आप कह दो बेसिलर ग्रूव तो चलेगा, चलो ठीक है, आपको तो समझ में आ गया ना क्या है। इसको कहते हैं ग्रूव फॉर बेसिलर आर्टरी। तो इस ग्रूव फॉर बेसिलर आर्टरी, इसको आप करस्पॉन्ड कर सकते हो कि कोई चीज इंटरमीडिएट फिशर में है तो ऊपर आप कहां आएगी, क्या इंटरमीडिएट फिशर में कि ग्रूव फॉर बेसिलर आर्टरी में, तो ग्रूव फॉर बेसिलर आर्टरी, तो वहां पर ये ग्रूव फॉर बेसिलर। तो यहां पर तो लैंडमार्क ही नहीं, आपको कोई लैंडमार्क ही नहीं है, तो बस यही है। लेकिन जैसे मैंने ये ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स का बंडल यहां लगाया, ठीक है, जैसे ये ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स का बंडल इधर मैंने लगाया, तो वो बंप आ गया ना ज्यादा, तो ये जैसे ये लगाया तो इसके लोअर डाउन यहां पर सल्कस क्रिएट हुई कि नहीं, क्या सिर्फ यहां के ऊपर भी हुई, ऊपर भी हुई, ये सल्कस, ये ग्रीन कलर की, और यहां ये सल्कस, ये जो इस वक्त आप बाउंड्री देख रहे हो ना ग्रीन कलर वाली, ये पोन्स है। जो नीचे वाली सल्कस है उसको कहेंगे इंफीरियर पोंटाइन सल्कस, जो ऊपर वाली है वो सुपीरियर पोंटाइन सल्कस। इस बीच की ज्योग्राफी का नाम है पोन्स। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी कॉल्ड एज द पोन्स। तो किस चीज का बना हुआ है, ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स का। और पोंटाइन फाइबर्स किसके एग्जाम्स हैं, पोंटाइन न्यूक्लियाई के। क्या सेम साइड के, नहीं, वो अपोजिट साइड के। कहां जाएंगे ये,
सेरिबेलम में, तो उसका ट्रैक का नाम पड़ नहीं जाएगा, पोंटोसेरिबेलर ट्रैक। और क्या जिस विड्थ में यहां पर इतने इतने फाइबर हैं, क्या पीछे भी ऐसे ही जाएंगे या कॉम्पैक्ट हो जाएंगे? ठीक है। अब जो पोन्स में हमने यहां पर देखा कि ये जो सल्कस आपने देखी, ये सुपीरियर पोंटाइन सल्कस, इंफीरियर पोंटाइन सल्कस और ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स। ठीक है। इसमें जब आपने देखा, अब देखिए आप सुपीरियर पोंटाइन सल्कस को बाद में देखिए, इंफीरियर को देखें। ये इंफीरियर पोंटाइन सल्कस है। जैसे इंफीरियर पोंटाइन सल्कस है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि ये नीचे सेंटर में हमने देखा था 2 पैरामिड और साथ में 2 ओलिव, वो भी बल्जिंग से। ऐसे नहीं है कि वो दब जाएंगे, वो कहेंगे कि ये पोन्स कौन होता है, हम इसके ऐसे ऊपर एनक्रोच करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा है ना। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे एनक्रोच करेगा। अगर ऊपर एनक्रोच करेगा तो ये इंफीरियर पोंटाइन सल्कस ऐसे यूनिफॉर्म बनेगी कि 2 हिस्सों में तकसीम होगी। अब देखो कैसे, एक ये और दूसरी ये। अब ये पहली जो सल्कस है इंफीरियर पोंटाइन सल्कस, लेकिन जो पहला कंपोनेंट है इसको मैं क्या कहूं, द सल्कस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, पैरामिड एंड ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स। और इस बड़ी वाली सल्कस को जो सरफेस एरिया ज्यादा बड़ी है, इसको मैं क्या कहूं, ओलिव एंड मिडिल सेरिबेलर, क्योंकि अब तक वो मिडिल सेरिबेलर पेडिकल बन चुका है। लेकिन अगर आप ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर कह दे तो मेरी तरफ से ये भी अलाउ है। चलो, तो ये 2 हिस्सों में बट गई है कौन, इंफीरियर पोंटाइन सल्कस। और फिर एक लैंडमार्क मिल गया है आपको, 3 और क्रेनियल नर्व्स। जैसे ना वहां एक सल्कस से थी 1 और दूसरी वाले से थी 3, यहां पहली वाले से 3 उल्टा और कहीं और 1, कहीं और मतलब जहां जाएंगे तो देख लेंगे उधर। यानी आप ऐसे ऐसे करके देखेंगे, ऐसे ये पोन्स है, ऊपर 1, फिर एक साथ 3, फिर इसको करेंगे आप ऐसे उल्टा, 3 एक साथ और आखिरी जुदा। आखिरी कौन सी, हाइपोग्लासल, उसकी सल्कस अलग थी कि नहीं, प्रीओलिवरी, और इसकी सल्कस कॉमन थी कि नहीं, कौन सी, पोस्टोलिवरी। और अब उल्टा करके मैं ऐसे करूंगा तो अगली जो 3 नर्व्स होंगी, कहां से 3 नर्व्स आपने देखी थी, लास्ट कौन सी देखी थी आपने, नीचे से जब गए थे तो 12 के बाद आपने देखी है कौन, 11, फिर वेगस और उसके बाद ग्लासोमा 9 तक। अब जो आगे आएगा 8, 7, 6। अब इन दोनों में देखो, ये वाली सल्कस और ये वाली सल्कस है तो सारी मिला के इंफीरियर पोंटाइन सल्कस, लेकिन एक अलग है एक अलग है। ज्यादा सरफेस एरिया किसका है, ओलिवरी वाली का। तो क्योंकि 3 नर्व्स हैं तो हम उसकी बंदरबाट कैसे करेंगे, बड़ी सरफेस एरिया वाली को 2 दे देंगे और छोटी वाली को 1 दे देंगे, तो हमारा 3 पूरा हो जाएगा। तो देखो यहां से 3 है, ये 2 हैं कि नहीं, नीचे से जा रहे हो तो ये कौन सी होनी चाहिए, कौन सी, 7, 9 से पहले 7, ठीक है, ये 8 होगी। तो दिस विल बी कॉल्ड द 8th क्रेनियल नर्व। तो ले आओ ये 8th क्रेनियल नर्व। 8th क्रेनियल नर्व को मैं स्टूडेंट को ऐसे बताता था शुरू में, जब स्टूडेंट समझते नहीं थे ना, तो ये आप समझ जाएंगे 8th को। अब 8th जब 8 कहेंगे ना तो आपका कान खड़े हो जाएंगे, और कान खड़े हो जाएंगे क्योंकि इसी तो सुनाई देगा, तभी तो कान खड़े होंगे। तो ये इस तरीके से, जैसे ना ऐसे होता है, जैसे ये है, ये देखिए, ये नोज है, ये आंखें हैं, ये माउथ है, ये कान है, ठीक है। ये देखिए नोज है, नोज 1 है ना, उसका काम स्मेल है, तो नर्व भी 1 है, तो नंबर 1 इज द नर्व। उस स्मेल को कहते हैं ऑल्फेक्शन, तो नंबर 1 नर्व का नाम है ऑल्फेक्टिव नर्व। आंखें हैं 2 और उसका काम है विजन, विजन है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स है तो इसलिए इसका नाम है नंबर 2 नर्व। आपसे जो कान है वो 8 कब हैं हमारे, लेकिन 8 हो सकते हैं नहीं, ऐसे ये 8 ऐसे तो हो सकते हैं ना, सीधे 8 है उसे नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे तो हो सकते हैं। ये 8 है तो 8 माने 8 तो कानों की तरफ ध्यान जाएगा, तो नर्व भी जो कानों को लेके आएगी वहां से सिग्नल्स हियरिंग के, तो वो कॉक्लियर होगी। और कॉक्लियर अकेली नहीं आती, क्योंकि कान के अंदर जितना स्ट्रक्चर है नेचर ने 1 तीर से 2 शिकार कर दिए हैं। उसी काम से सेम वो कॉक्लिया बना के, उसके कैनाल वनाल बना के, उसी में सेम पानी डाला है, एक पेरिलिम्फ, सेम पेरिलिम्फ, और उसी के अंदर फिर मेम्ब्रेनस चीजें डाल के उसी में एंडोलिम्फ। आपने कहा हियरिंग कहाँ वेस्टिबुलर में, खुद हैरान हूं कि वेस्टिबुलर काम अलग है, कॉक्लियर काम अलग है। कॉक्लियर सेंसरी है, वेस्टिबुलर भी सेंसरी है, लेकिन वेस्टिबुलर आगे काम सेंसेशन का नहीं कराएगा, वो मोटर रिस्पॉन्स लाएगा, सेरिबेलम से भी, दूसरी चीजों से भी, हर चीज से लाएगा। वो कान में कैसे डाल दिया अल्लाह ताला ने, वो तो कहीं भी डाल सकता था। वो सेम मैकेनिज्म में सेम चीज, वही पेरिलिम्फ, वही एंडोलिम्फ, वही लेब्रिंथ, बोनी तो अंदर फिर मेम्ब्रेनस,
और वही कान में डाल दिया, एक ही चीज़ है। देखिए जैसे पानी है, पानी से प्यास भी बुझाई जा सकती है, पानी से इरिगेशन भी कर सकते हैं। और पानी अगर ऊपर से आए तो इस मीडियम को आप फोर्स का भी एक मीडियम बना सकते हैं, और आगे को टरबाइन रख दें, उसको घुमा देके बिजली पैदा कर दो। कहाँ पानी, कहाँ बिजली। और देखिए पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस फोर्स से भी नवाजा है जो हम बनने ही नहीं दे रहे। पाकिस्तान ऐसे नहीं है, पाकिस्तान ऐसे है, ऐसे सीढ़ी की तरह। वो कहाँ, वो 5000 फीट ऊपर जगह हैं, वो कहाँ, कराची, अरेबियन सी आप देखें ऐसे। और वो कहाँ, वो छत पे, वो इधर है यहाँ पर फटा, और यहाँ है आपका वो कहाँ, हिमालय, और कहाँ आपका कराची। ऐसे पानी आ रहा है, ऐसे। क्या फोर्स है, आप अंदाजा लगाएं। उस फोर्स के अंदर खजाने दफन है, लेकिन हराम है जो हम उसका कोई फायदा भी ले। पेट्रोल से बनाएंगे बिजली, यानी सारा पाकिस्तान जनरेटर पे चल रहा है। हम जनरेटर 1 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान पूरा बिजली जो है वो जनरेटर पे बना रहा है, जिसको आधा मुल्क चोरी कर रहा है। और फिर बोले सर्कुलर डेट बढ़ गया, कैसे नहीं बढ़ेगा। दुकानदार जिसके जो उधार पे देता रहे, और आप उसको उधार वापस ही नहीं करेंगे, दुकान चलेगी क्या? वो आप 2, 4, 6, 8 महीने में वैसे बंद हो जाएगी। और ये बंद हो नहीं रही है, इसलिए गवर्नमेंट इसको पीछे से पंप दे दे के सब्सिडियाँ, वो गवर्नमेंट का अपना बेड़ा गर्क हो गया। वो गवर्नमेंट खुद बंद हो गई, वापडा चल रहा है। वो कहीं बिजली न बंद कर दें, आप खाम मुजाहरा न कर दें, तो उधार पे चलाओ। अब पाकिस्तान उधार पे चल रहा है बस। तो ये जो सिलसिला है यहाँ पर, ये आपका पोन्स का सिलसिला यहाँ पर। तो ये 3 नर्व्स आपकी, जैसे मैंने 8वीं नर्व बताई, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, वेस्टिबुलोकॉक्लियर दोनों काम दे दिए आपसे। उसके बाद थोड़ा और आ गया उसी सल्कस से 7वीं नर्व, ये देख लो आप। ये कौन सी? 7 तो आपको पता चल ही जाएगा, ये 7 है, ये 7, और 7 में ऐसे, तो 7 इज अ फेशियल। और फेशियल किसको याद नहीं, ये तो ऐसे आपको इससे हंसाने के लिए कह रहा हूँ, और मुझे खुद हंसी आ रही है। तो ये फेशियल, अब फेशियल, जब फेशियल कहते हैं तो मुंह पे वैसे ही 7 आ जाता है, आता है कि नहीं आता? वो फेशियल तो मशहूर 7th नर्व है, नहीं भी है तो F से तो इंडिकेट हो ही जाएगी। तो ये फेशियल नर्व कहाँ से, वही तकरीबन ये वो जगह, इसको हम कहते हैं कभी कभी सेरिबेलोपोंटाइन एंगल भी कहते हैं इसको। क्यों? ठीक उस जगह पे जब लग रही है तो उधर सेरिबेलम में वो पोन्स है ना इधर, तो सेरिबेलोपोंटाइन एंगल भी कहलाती है। और इस जगह पर जैसे नर्व ने टकराया वेस्टिबुलोकॉक्लियर ने, वो फेशियल ने भी, तो जैसे ठक करके टकराया, तो जैसे ये नर्व बाहर निकलती है तो बाहर माइलिन शीट चढ़ी हुई होती है ना नर्व पे, अंदर नहीं चढ़ी हुई होती है। अंदर तो वैसे नर्व भी नहीं रहेगी, नर्व का अंदर टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन उसको ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स माइलिनेट करेंगे, लेकिन बाहर तो शॉन सेल्स करेंगे। और शॉन सेल का अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, कोई ट्यूमर हो जाए उस जगह जहां अटैचमेंट है, तो उस जगह पर इतना बड़ा ट्यूमर, शॉनोमा, ये शॉन सेल ट्यूमर है। उसको शॉनोमा को हम कहते हैं यहाँ पर एकॉस्टिक न्यूरोमा भी कहते हैं इसको। जिस जगह पे ये दिखा रहा हूं वेस्टिबुलोकॉक्लियर, तो ये किस जगह पर एकॉस्टिक न्यूरोमा अपीयर होगा? सेरिबेलोपोंटाइन, तो उसका नाम ही है सेरिबेलोपोंटाइन ट्यूमर, ये तीसरा नाम उसका। देखिए बेसिकली ये हिस्टोलॉजी, इसकी जब हिस्टोपैथोलॉजी देखेंगे तो वो शॉन सेल्स का बना हुआ है, शॉनोमा है। तो ये इस जगह पर आपको यहाँ पे मिलता है। और जब ये इतना बड़ा होगा तो ये क्या सिर्फ वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व को छेड़ेगा या ब्रेक लगाएगा फेशियल पर भी? तो जहां आपको वेस्टिबुलर और कॉक्लियर इंपेयरमेंट्स होंगी, वहां पर फेशियल का भी मामला होगा, तो फेशियल की गड़बड़ें भी होंगी। तो आपको पता चलेगा कि हियरिंग जा रही हो, साथ में आधा फेशियल, सेम साइडेड फेशियल पैल्सी भी हो रही है। ये सेरिब्रल एकॉस्टिक न्यूरोमा के सिम्टम्स हैं ये। तो आपको अंदाजा होगा। और जिस जगह पे यहां पे हुआ है तो वो एक वेस्टिबुलोकॉक्लियर पूरी चली गई, तो सेम साइड से हियरिंग आपकी पूरी गई, जाहिर सेम साइड से जाएगी ना। ये वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व इसी कान से लाती होगी ना, हाँ कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। जो जिस साइड की नर्व है, ये जो चक्करबाजियां हैं ये सिर्फ ट्रॉक्लियर नर्व से रिलेटेड हैं। ये निकली लेफ्ट से, तुम उसको लेफ्ट का समझते हो, पता चला उसका न्यूक्लियस राइट पे पड़ा हुआ है। ये वाहिद नर्व है, वाहिद नर्व पूरे कायनात में, वाहिद नर्व है जिसका न्यूक्लियस दूसरे गर्भ में। वो निकलती है हमारे दरवाजे से, लेकिन उसका घर दरअसल उस तरफ है। ये उल्टी नर्व है, ये क्रॉस नर्व है, बाहर से नहीं अंदर से क्रॉस होके आती है। वरना बाहर से क्रॉस होती तो हमें पता चल जाता कि ये क्रॉस होके आ रही है, नहीं, अंदर से क्रॉस्ड। तो लेफ्ट वाला जो न्यूक्लियस है वो राइट को सप्लाई करता है, राइट वाला लेफ्ट को सप्लाई करता है। अब इस पे जाके रिसर्च करो, ऐसा क्यों है, क्या चक्कर है, उल्टा क्यों हो गया, क्या है मामला, उसके पीछे हिकमत होगी। ऐसे नहीं है कि इस तरीके से होगा, ये ऐसे एरर नहीं है, ये बाकायदा प्लान्ड है। इसके पीछे कुछ होगी प्लानिंग नेचर की। नेचर कोई चीज़ ऐसे नहीं करती, वो इनवाइट करती, आओ देखो क्यों किया है,
सॉल्व करो मामला। नेचर आगे खुद नहीं बताएगी, आओ ये चांद है, देखो कैसे घूम रहा है, आ जाओ चांद पे आ जाओ जब पहुंच पाओ। और फिर से आगे दुनियाएं हैं, वो कह रहे गैलेक्सी देखे ना क्या, हम पता नहीं आपको फन्ने खान समझते हैं। इतना छोटा सा इस पूरी गैलेक्सी में पूरा वर्ल्ड का मैप जो देखे ना, पूरा वर्ल्ड जो है वो इतना है डॉट की तरह। और डॉट में फिर हमारा एक घर और उसमें एक हम मैं पता नहीं मैं क्या मैं, यानी इस पूरे गैलेक्सी में हम क्या नजर आते होंगे जब खुद हमारी पूरी दुनिया एक डॉट की तरह नजर आती है। और नखरे देखें हमारे, वो कपड़ों में मैल लग गया, वो मैं ये, वो मैं फलां, मुझे ये मुझे, और मैं सही नहीं निकल रहे हम लोग अंदर से। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे आप देखें, आप मैं तो कहता हूँ जब सिर्फ आप अपने कॉकलिया का एक्शन जाके देखेंगे तो सजदे में गिर पड़ेंगे कि ये क्या है, क्या ये अल्लाह ताला ऐसे मुफ्त में सबको चीज़ें बांट रहा है, ऐसी चीज़ें ऐसी जो आप कर ही नहीं सकते। सिर्फ आप तीन ऑसिकल्स जाके दूसरे डलवा के आए आगा खान से, वो आपको 25 लाख रुपए तो उसके ऑपरेशन की फीस है, यानी उसका पूरा पैकेज जो है वो कॉकलिया 3 जो ऑसिकल छोटे से 2 तोले के भी नहीं होते। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके बेटे को था ये कॉकलियर प्रॉब्लम था, पर उनको कॉकलियर तो नहीं, उसका मिडिल ईयर का प्रॉब्लम था, पर उसमें अब तो कॉकलिया भी इम्प्लांट हो रहा है, उसमें पता नहीं जायदाद लिखवा के देनी पड़ती होगी इनको। लेकिन यह है कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, ज़बरदस्त एक, जिसको जो अफोर्ड कर सकता है नया कॉकलिया डलवा ले। कहने का मकसद ये है कि एक आदमी बहरा हुआ अब सुनना शुरू हो गया, तो ये कोई मामूली चीज़ तो नहीं है, किसी ज़माने में ये होता ही नहीं था, अब है तो वो इतना महंगा है यार, महंगा है तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ मौजूद मिलेगी। और उसके बाद जैसे आप दूसरी नर्व पे आ गए तो ये अब जो आई 7वें के बाद छठी, तो ये देखें अब ये यहाँ पर आप दिखा है, जैसे आपको फेशियल नर्व है ना, तो फेशियल नर्व में क्या हो गया, एक इसका मोटर रूट और एक इसका, उसको कहते नहीं है सेंसरी रूट, उसको नर्वस इंटरमीडिएट कहते हैं, जैसे आएंगे मैं बताऊंगा। लेकिन ये अटैच होगी, आप यहाँ सिर्फ उसकी अटैचमेंट देख लें, अंदर के खेल, अंदर के जो भी होंगे मामले बाद में देखेंगे। तो यहाँ ये मौजूद पाएंगे आप। लेकिन जैसे आप थोड़ा ऊपर आ गए तो वो वाली सल्कस आ गई, इंफीरियर पोंटाइन सल्कस का वो मीडियल वाला हिस्सा बिटवीन पोन्स एंड बिटवीन द पैरामिड एंड, तो यहाँ पर फिर एक और नर्व नजर आ गई, ये छठी नर्व है, 6th नर्व। तो ये जो है दिस विल बी द 6th, ये अभी जो मैंने बताया दिस विल बी द 7th फेशियल। और अब जो बता रहे हैं ये 6th है, कौन सी, एब्ड्यूसन। आपसे एब्ड्यूसन को 6th क्यों कहें, पहले तो बताइए कि इसको एब्ड्यूसेंट ही क्यों कहें, क्योंकि एब्डक्ट करवाती है किसको, क्योंकि लेटरल, क्योंकि अभी आप देखो हेड एंड नेक किया, अब आपको उसको समझ में आ गई आपको बात कि आपके जो 4 रेक्टस मसल्स हैं उनमें से जो लेटरल रेक्टस है वो, क्योंकि लेटरल रेक्टस आपके आईबॉल को लेटरली मूव करता है, इसको हम एब्डक्शन कहते हैं। तो उस नर्व को उस मसल को सप्लाई करने वाली नर्व का नाम पड़ गया एब्ड्यूसन नर्व। नर्व नहीं करती है एब्डक्शन, नर्व उस मसल को इनर्वेट करती है जो एब्डक्शन कराता है। आप कहेंगे वो एब्ड्यूसन नर्व है, लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है, और लेटरल रेक्टस के अलावा वो किसी भी मसल को सप्लाई नहीं करती, और वो लेटरल रेक्टस से इसके अलावा और किसी से भी कोई फाइबर नहीं लेता, दे आर मेड फॉर ईच अदर। और ये इस तरीके से यहाँ पर मौजूद होगा। और इसको मैंने इस तरीके से स्टूडेंट को समझाया था, बाबा ये देखो, तो वो बोला चलो एब्ड्यूसन समझ में आ गई, इसको मैं छठी नर्व क्यों कहूँ, एब्ड्यूसन को 6th क्यों कहें, आप 5वीं कह दे, 4थी कह दे, उसको 6th ही क्यों कहो। मैंने कहा मैं देखता हूँ, कल बताऊँगा। फिर मुझे ये समझ में आया कि बाबा ये है आई बॉल, इस आई बॉल को कहाँ दिखाना है, मिडली के लेटरली, तो इसको ऐसे एरो कर दो, कहाँ देख रही है, ये ऐसे लेटरली, तो क्या बन रहा है, तो 6th, छठी नर्व याद आ गई, उसको याद आ गया। अब ये नहीं बनाता डायग्राम, वो खुद ही आ जाता है उसको याद। तो 6th nerve is the abducens nerve because it actually moves the eyeball laterally, so the cornea will look laterally. जैसे मैं जैसे देख रहा हूँ, अब से ऐसे देखने से तो ये भी मीडियली देख रहा है, ये मीडियली देख रहा है, तो यही तो जादू है। ये तो अंदर कोई सॉफ्टवेयर है ऐसा जो अकेला इसको नहीं लेटरली कराएगा, इसको मीडियली लाजमन कराएगा। अगर आप इसे लेटरल गेज करेंगे तो उस साइड पे, तो यानी अगर आप लेटरली देखेंगे तो लेटरली सेम साइड वाला तो देखेगा, अपोजिट की मीडियल को भी खींच लेगा। तो इसका ये अंदर से, और मीडियल का खींचना कहाँ से आता है, ऑक्यूलोमोटर से। ऑक्यूलोमोटर तो 5 को सप्लाई करती है, 5 मसल्स को, तो उस ऑक्यूलोमोटर के न्यूक्लियस का वो वाला न्यूक्लियस स्टिमुलेट करेंगे जो मीडियल रेक्टस को सप्लाई करेगा, उसको हम कहेंगे मीडियल रेक्टस सब न्यूक्लियस। तो कोई ऐसी चीज होगी ना जो यहां भी और अपोजिट साइड पे इसको भी ऐसे करेगी, तो इस तरीके से ऑर्डर एक जगह से आएगा,
दोनों की तरफ नहीं जाएगा, उस न्यूक्लियस में जाएगा जो दोनों के साथ मिला हुआ है, कनेक्शन है। ये सॉफ्टवेयर बने हुए हैं अंदर से सर्किट सारे, आप सिर्फ ऐसे बटन दबाएं ऐसे, तो मैंने सेम साइड का आप डिसेंड किया होगा पूरा का पूरा, और अपोजिट साइड पे क्रॉस होकर उस न्यूक्लियस ने किसको छेड़ा होगा, आक्लोमोटर के 5 में से एक टुकड़े को, क्योंकि उसके 5 न्यूक्लियाई होंगे ना, 5 सब न्यूक्लियाई होंगे, सब न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस तो एक होगा आक्लोमोटर का, लेकिन उसके 4-5 टुकड़े होंगे, 3 रेक्टा, एक ऑब्लिक और एक लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियर। इसका 90% पोर्शन, क्योंकि 10% तो आपको पता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो सिंपैथेटिक कंट्रोल में होता है। आप ऐसे आंख को ऐसे खोलते हैं मर्जी से, लेकिन अगर कोई चीज़ देखें इस तरीके से, कोई फिल्म या ऐसे हॉरर मूवी, तो आप देखें ऐसे आंख ऊपर 10% और ऊपर हो जाती है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। आप आईना देखेंगे वो कहेंगे ये कैसे हो गया, ये तो मैंने तो नहीं किया था ऐसे, ये आंख ऐसे ऐसे। अब कभी ऐसे ना किसी की बात सुनते हैं इस तरीके से, आप देखेंगे ऐसे हो जाता है। ये जो लास्ट हो गया ना, ये मोलर मसल है, ये सिंपैथेटिकली कंट्रोल है, ये आगे चल के दिखाऊंगा क्या है। और वहाँ अगर दब गया तो थोड़ी सी आई ऐसे नीचे आ जाएगी, ये पार्शियल टोसिस कहलाती है, ये हॉर्नर सिंड्रोम में होता है ऐसा। ये पार्शियल टोसिस है। पार्शियल क्यों? पार्शियल इसलिए क्योंकि असल में आंख उठाने का काम तो लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियस करेगी, वो तो आक्लोमोटर का काम है, उसका हॉर्नर सिंड्रोम के साथ कोई वास्ता नहीं। लेकिन पार्शियल होगी फिर भी, क्योंकि टोन कम हो जाएगा ना, तो आई जो है इस तरीके से आपको थोड़ी सी ऐसे गिरी हुई होगी, ये ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड पार्शियली। लेकिन कंप्लीटली अगर हो गया तो वो तो आक्लोमोटर गई, समझ लो, वो आक्लोमोटर ये गई तो और भी काम चले गए, तो सिर्फ ये मसल नहीं गई है, 4 और भी गए मसल, 3 रेक्टा है और एक ऑब्लिक, और साथ में आक्लोमोटर के साथ अगर वो कोई ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं तो उनका भी बड़ा गरक हो, तो वो भी गए। तो यहां पर आप इस चीज को जब देखोगे तो ये पूरा तो आपने देखे, 3 नर्व्स आपने देखी, और 3 के बाद जो चौथी वाली है जाहिर है, यानी चौथी माने ऊपर जाओ तो 5वीं ओवरऑल वो है ट्राइजेमिनल नर्व। इसका मकसद ये हो गया कि जब इस लेवल से मैं काटूंगा ना, लोअर पोन्स की लेवल से, तो आपको दिखाएंगे, यहां तो नजर नहीं आ रहा, आपको दिखाएंगे कि लोअर पोन्स की लेवल से जब आप जाते हो ना, तो आप इस तरीके से देखते हैं, अंदर जब जाएंगे ना वो देखेंगे जब हम, तो एब्ड्यूसेंट का तो न्यूक्लियस ये पड़ा हुआ है, उसी की नर्व निकल के आ गई शराफत से, लेकिन वो जो मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व है वो इस तरीके से पड़ा हुआ, वो ऐसे नहीं आता शराफत से, वो क्या करता है, उसका हर फाइबर एब्ड्यूसेंट के ऐसे 4 तरफ से इसे तवाफ करके ये फिर आ जाता है ऐसे। अगली सेल बॉडी तो वो भी ये हरकत, और सेल बॉडी तो भी, और ये ऐसे गोल 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 गोल, इतने फाइबर जो गोल होंगे तो उस जगह उभार आ जाएगा, गोलाई माइल उभार, वो मैं दिखाऊंगा आपको, उसको हम कहते हैं कोलिक्यूलस। तो मैं क्या कहूं उसको, एब्ड्यूसेंट कोलिक्यूलस के फेशियल कोलिक्यूलस। जब इतना बड़ा करूंगा तो वो तो एब्ड्यूसेंट का न्यूक्लियस तो अंदर दफन ही हो जाएगा, तो असल वो बल्जिंग किसने दी होगी, फेशियल के एक्सॉन्स ने दी होगी, उसके न्यूक्लियस ने नहीं, उसके एक्सॉन्स ने। भाई जो भी दी होगी, गोल तो बन गया ना, इसका नाम पड़ जाएगा फेशियल कोलिक्यूलस, तो उसको हम फेशियल कोलिक्यूलस कहते हैं। इसका मकसद है कि अगर मैं लोअर पोन्स पे काटूं तो मैं उसको किस हवाले से याद करूंगा, फेशियल कोलिक्यूलस लेवल, तो होगी कौन सी लेवल, दरअसल लोअर पोन्स लेवल। और वहां मैं क्या देखूंगा, 3 नर्व्स के अंदर खेल कि उनके क्या सेल बॉडियां हैं, वेस्टिबुलर कॉक्लियर अंदर जाके क्या करेगी, क्या, ये सारे खेल मैं यहां देखूंगा। लेकिन अब ऐसा करके आप देखिए, पोन्स तो हर जगह एक जैसा है, तो बस ठीक है एक सेक्शन काफी है, बस चलते हैं घर, और कहते नहीं नहीं इधर आओ, वापस आओ, अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा करके तुम चले गए तो ट्राइजेमिनल तो रह गई। और ट्राइजेमिनल कोई नर्व है क्या, सिर्फ क्या, ये एक सिस्टम है, वो क्वीन ऑफ जनरल सोमेटिक सेंसरी सिग्नल्स है, उसका नाम हमने डाला है क्वीन। वैसे नाम डाला है, ऐसे डाला नहीं है, वो है भी वाकई क्वीन, हर जगह उसका राज है, जहां हाथ लगाओ। लेकिन हाथ लगाओ इसका मकसद नहीं कि यहां भी हाथ लगाओ, ये जो आपने वर्टेक्स की लेवल है, यहां पर वर्टेक्स की लेवल पर कोरोनल सेक्शन काटे तो जो आगे आधा गिरेगा, ये रेंज है, ये ज्योग्राफी है किसकी, ये पूरी की पूरी ट्राइजेमिनल की टेरिटरी है। ये क्वीन जो एलिजाबेथ जो है ना आपकी, ये इस पूरे इलाके को, एक इलाके का नाम इंग्लैंड, तो एक का आयरलैंड, तो एक का स्कॉटलैंड, लेकिन हर जगह इसका राज है। क्या करती है वहां पे, सोमेटिक सेंसेशन, विसरल नहीं, वो तो बार बार तो सोमेटिक ही होता है। हाँ, सोमेटिक भी इतना कि जहां जहां से सुराख है ना, वहां भी अंदर काफी हद तक, देखिए इससे बियॉन्ड नहीं। कान में अंदर हाथ डालो, जहां टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रोक दे वहां तक इसका राज है। मुंह में अंदर हाथ डाल दो 2/3 तक, चाहे पैलेट हो चाहे टंग हो, इसका खेल है। आंखों में डाल दो ऐसे हाथ, जैसे आपको आगे से 1/3 जो विजिबल लग रहा है आपका आई बॉल का 1/3 या 2/6 जो आप कहें, जहां कंजक्टिवा है, यहां पर जितना आई बॉल आपको नजर आ रहा है ट्राइजेमिनल, चाहे यहां ऑप्थेल्मिक हो। फेस तो सारा का सारा सवाई एंगल ऑफ मैंडिबल छोड़ के, ये वाली जगह छोड़ के, यहां स्पाइनल नर्व आ जाती हैं। ये टुकड़ा क्वीन से छुड़ाया हुआ है स्पाइनल नर्व, हम आएंगे इधर, ये हम करेंगे, हम चलो कर लो ठीक है, ये सारा काम इसका है।
नोज में अंदर चले जाओ आगे आखिर तक, मैक्सिलरी वगैरह, इतना रेंज है इसका। तो सारे इतनी बड़ी नर्व, और उसके अलावा वो कहेंगे मैं कुछ मोटर भी हूँ, आ जाएं, सिर्फ मैं सेंसरी नहीं हूँ। मेरा बड़ा रूट सेंसर ये इतना बड़ा, और ये सेंसरी रूट क्या होना होता, ये सेंसरी रूट है जो बाहर चल के क्या करेगा, 3 डिवीजन में हो जाएगा, और इन सबकी सेल बॉडियाँ क्या होंगी, सूडो यूनिपोलर, एक ही गैंग्लियन में, नाम इसका ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। यहाँ हम नहीं डालते डार्सल रूट गैंग्लियन, क्योंकि यहाँ कुछ डार्सल होता ही नहीं है। ब्रेन स्टेम में कोई चीज़ डार्सल में, सब नर्व्स फ्रंट से आ रही है सवा एक के, और वो भी घूम के फ्रंट में ही आ रही है। तो यहाँ पर क्या डार्सल रूट गैंग्लियन होते हैं, नहीं, यहाँ पर सेंसरी रूट गैंग्लियन होते हैं, और इतना कुछ के हर नर्व के नाम पे होते हैं। हर नर्व के नाम पे, अगर है ग्लासोफेरिंजियल नर्व तो ग्लासोफेरिंजियल गैंग्लियन, अगर है वेगस नर्व तो वेगल गैंग्लियन, अगर है ट्राइजेमिनल नर्व तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, और अगर है फेशियल नर्व तो नहीं, फेशियल नर्व को हम कहते हैं जेन्युकुलेट गैंग्लियन। उस पर हम थोड़ा सा हम ट्विस्ट ले लेते हैं। जेन्युकुलेट क्यों, जेन्यू तो नी को कहते हैं, घुटने को जेन्यू, वो है भी घुटने जैसा, इसलिए कहते हैं उसको जेन्युकुलेट गैंग्लियन। वो जेन्यू को इनको कोई पसंद आया है कोई वर्ड, हर जगह जेन्यू जेन्यू। अभी जेन्यू तो कुछ नहीं देखा है आपने, इतना कुछ मैंने तो उस दिन पढ़ लिया हो, मैं खुद जो है ना, मुझे तो बस जेन्यू का लफ्ज सुन के उल्टी आना शुरू हो गई। ये देखिए यहाँ पे, ये इस वक्त आप जो फेशियल कोलिकुलस है, कोलिकुलस अच्छा वर्ड था यार, क्या था, अंदर जाके देखा तो ये देखे, ये नजर आ रहा है कि ये भी घुटना है, इसको हम कहते हैं इंटरनल जेन्यू ऑफ द फेशियल नर्व। ये उस दिन मैंने देखा कहीं किसी किताब में पढ़ा, सिनेल में नहीं लिखा हुआ है ये इंटरनल जेन्यू, और बाहर जाके इसका एक्सटर्नल जेन्यू भी है, वो तो बाकायदा नजर ही आ रहा है कि घुटना है, वो तो दिल्ली कहता है कि उसको जेन्यू कहें। तो उधर देखेंगे वो जेन्यू नहीं है, सिर्फ वहां पर घुटना सोलन भी है उसकी, वो वहां पर उसको आर्थराइटिस भी है एक तरह से, इतना मोटा वो गैंग्लियन है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया जेन्युकुलेट गैंग्लियन। वो दरअसल क्या है, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज की कलेक्शन है। किसकी, सेंसरी पार्ट ऑफ द फेशियल की। वो सेंसरी पार्ट क्या होता होगा, टेस्ट, उसमें टेस्ट की सेल बॉडियां पड़ी हुई, तो वो जेन्युकुलेट गैंग्लियन उधर भी है। लेकिन आप इस नर्व को देखेंगे, उसके बाद में ये आपने देखी इतनी बड़ी ट्राइजेमिनल नर्व, उसके बाद आपको ट्राइजेमिनल में पता है सिर्फ सेंसरी नहीं होते, मोटर भी होते हैं, और मोटर वो सिर्फ मैंडिबुलर को मिलता है, क्योंकि मूव सिर्फ मैंडिबुल होता है, मैक्सिला होता नहीं है। आपको ऑफ्थेल्मिक में आई जो होता है, आई को और कितनी नर्व दोगे, 3 तो पहले ही दे चुके हो, और चौथी भी दोगे क्या, तो ये नहीं देंगे आप। और वो आई के जो एक्शंस हैं वो हाईली स्किल्ड एक्शंस होते हैं, कंजुगेटेड हाईली स्किल्ड एक्शंस, तो उसके लिए तुम मिक्स नर्व से उठा के कोई मोटर नर्व नहीं दोगे, क्योंकि मिक्स नर्व वो होती है जो फेरेंजियल आर्चेस को सप्लाई करती है, और फेरेंजियल आर्चेस को सप्लाई करने वाली नर्व हमेशा अनस्किल्ड मसल को सप्लाई करती हैं, लेस स्किल्ड मसल्स। क्यों करती हैं लेस स्किल्ड को, हाईली स्किल्ड को क्यों नहीं करती, क्योंकि वो वाले मसल जो फेरेंजियल आर्चेस से होते हैं वो मेसेनकाइम से डेवलप होते हैं। वो मेसेनकाइम की दुनियाओं से यूजुअली हमने देखे हैं कि इनवॉलंटरी मसल्स आते हैं, है कि नहीं, क्या स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, वेसोक्राइन, ये तो पहली दफा हुआ है कि मेसेनकाइम से एक स्केलेटल मसल आया है, तो वो क्या हाईली स्किल्ड होगा क्या, यही बहुत है कि वो वॉलंटरी है, सांस ले रहा है यही बहुत है। दौड़ेगा और जाके स्प्रिंट करके कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएगा ये मसल, ये तो दूर की बात है, ये दूर की, इस तरह बस ये मसल मेसेनकाइम से उठा है। हम समझते हैं कि हमेशा ऐसा होता है कि ये स्मूथ और कार्डियक हो जाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये इत्तेफाक से स्केलेटल होगा, यही मौजूदा है। तो स्किल तो इतनी नहीं होती। अब क्या स्किल होती है, आप फेस में क्या स्किल है, वो कल कार्ड में क्या स्किल होगी, तो खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, बस ये स्किल नहीं, ये अनस्किल्ड मसल्स होते हैं। तो इसका मकसद है कि मैंडिबुलर भी, ये जो इसका रूट है, जो मोटर रूट, अनस्किल्ड, एक ही ग्रुप, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का ग्रुप कौन सा, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, 4 मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, 4 छोटे और मसल्स भी, 4 छोटे, 2 आगे 2 पीछे, दोनों ही टेंसर्स पीछे वाले, और आगे वाले 2 या 1.5 एक तरह से, और दोनों ही सुप्राहेड। इस जगह 1.5 इसलिए कह रहा हूं कि आधा, एक बेली डायगेस्ट्रिक की, कौन सी बेली, एंटीरियर बेली, यहां कट लगा के डायगेस्ट्रिक को ऐसे करूं, जो फ्लोर ऑफ माउथ बना रहा है माइलोहाइड मसल, तो माइलोहाइड और एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, 2 के 1.5 हो गया ये, एंटीरियर बेली 1.5 ये, और पीछे से 2, दोनों टेंसर्स, एक टेंसर पैलेट का, एक टेंसर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का। जो टेंसर पैलेट का है वो टेंसर टेम्पेना है, जो टेंसर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का है वो टेंसर टेम्पेना है, जो पैलेट का है वो टेंसर पैलेटा है, आजकल उसका नाम है टेंसर वेलाय पैलेटिनी। 4 ये छोटे मसल, वो 4 मशहूर मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, 2 बाहर के 2 अंदर के,
जो दो अंदर हैं दोनों टेरिगॉइड, एक मीडियल लेटरल, और जो दो इधर हैं एक ऊपर एक नीचे, जो ऊपर है टेम्पोरलिस, नीचे है मेसेटर। 8 मसल का पैकेट बना के मुट्ठी में बंद कर दो, ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के मसल से, और सबको सप्लाई करेगी इनकी ये मदर जिसका नाम है मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल, ये मोटर रूट ऑफ ट्राइजेमिनल का। और इस पर 2-3 क्वेश्चन उधर कभी एम्ब्रियोलॉजी से उठाएंगे, कभी इधर से उठाएंगे, कभी यहाँ से उठाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन आप 8 मसल्स में हाथ पकड़ो बस आपका काम हो जाएगा। ये इधर आपने देखा तो ये ट्राइजेमिनल है, और ट्राइजेमिनल को अगर मैं ट्राइजेमिनल को क्यों कहूँ पांचवी नर्व आप इस वजह से भी कह सकते हो कि ये है वी, तो वी 5 तो चलो ये तो हो गया, पर ट्राइजेमिनल को वी क्यों कहूँ मैं? भाई वी इसलिए कहो क्योंकि इसकी कितनी पॉइंटें होती? 3 में आप कहें सर 2 पॉइंटों का मुंह उस तरफ है, एक का मुंह इस तरफ है, क्योंकि उसकी 3 डिवीजन में एक का मुंह दूसरे तरफ है, क्योंकि वो उन दो से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? ये सेंसरी, ये तो सेंसरी है ही, साथ में ये मोटर भी है, और ये मैंडिबुलर है। तो वी इंडिकेट्स एक्चुअली ट्राइजेमिनल नर्व, वो सबसे बड़ी नर्व है, वन ऑफ द लार्जेस्ट नर्व है, लेकिन इससे भी दुगनी बड़ी नर्व है, जिसमें फिर 2 वी होंगे। वैसे 2 वी तो नहीं होंगे एक ही, लेकिन उसकी मोटाई 2 वी जैसी होगी। अगर एक वी है 5 तो दूसरी वी भी 5, तो मिलाओ तो 10, तो यही है वी फॉर वेगस। इससे लंबी तो कोई नर्व ही नहीं, और ये वाहिद नर्व है जिसको इजाज़त है कि यहाँ तक जा सकती है, और जब यहाँ ही जाएगी तो इधर और नीचे और नीचे और नीचे आधे पेट तक। और आपको बताया पूरा ट्रांसवर्स कोलन अगर अपने पे आ जाए तो पूरा ट्रांसवर्स कोलन, वरना उसको इजाज़त वैसे 2/3 और 1/3 की जंक्शन तक है। और ये स्ट्रक्चर इसी तरीके से, और यहाँ देखा, अगर ये देखा सेंसरी रूट, ये देखा मोटर रूट, तो कौन सा लेटरल कौन सा मीडियल, देख लो क्या है। अब देखो ये जैसे क्लोज था स्पाइनल कॉर्ड, उसका एंटीरियर हार्न था ये, और पोस्टीरियर हार्न है पीछे, तो सेंसरी रूट कहां से निकलते हैं? पोस्टीरियर हार्न से। और मोटर रूट जब इसको मैं खोल दूंगा ऐसे, क्योंकि ब्रेन स्टेम खुला हुआ है ना मोस्टली, तो ऐसे जब मैं खोल दूंगा तो जो सेंसरी मोटर पार्ट होगा और जो सेंसरी पार्ट होगा, अब क्या पोस्टीरियर एंटीरियर के दोनों एंटीरियर, लेकिन कौन मीडियल कौन लेटरल? मीडियल विल बी मोटर एंड सेंसरी विल बी लेटरल। भाई ऐसे ही होगा ना। अब आप ऐसे देखें, इट्स लाइक दिस, ये ऐसे एंटीरियर पोस्टीरियर, लेकिन मैं ऐसे कर दूंगा तो ये मीडियल और लेटरल होगा ना। तो इस रूट से, मीडियल से जो बाहर रूट निकलेगा वो कौन सा रूट होगा? मोटर रूट। और यहां से जो निकलेगा तो सेंसरी रूट किस ओरिएंटेशन में होगा? लेटरल। तो लेटरल विल बी लार्जर सेंसरी रूट, और वो यकीनन बड़ा होगा। आपको पता है वो बड़ा होना भी चाहिए क्योंकि तीनों डिवीजन ले रही हैं उसके फाइबर्स, और मोटर छोटा होना चाहिए क्योंकि एक ही डिवीजन ले रही है उसके फाइबर। तो ये है लेटरल लार्जर सेंसरी रूट एंड मीडियल मोटर रूट। और क्यों मीडियल मोटर है आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से मीडियल मोटर क्यों हो जाता है। आगे चल के मैं बताता हूँ आपको पोस्टीरियर डिवीजन में, कल जब हम करेंगे पोस्टीरियर रिव्यू और वहाँ करेंगे हम 4th वेंट्रिकल भी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये किस। तो ये एक्चुअली पोन्स के फीचर्स हैं। अब पोन्स के फीचर्स तो यहाँ पे देख लिए, ये तो यहाँ पे तो आ गई। यहाँ पोन्स के फीचर करते करते आपको पता चला कि सुपीरियर पोन्टाइन सल्कस आ गई, जैसे मेरा हाथ है ये पोस्टीरियर, वहाँ यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे यहाँ पे पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, जैसे सुपीरियर पोन्टाइन सल्कस यहाँ आ गई है, एकदम से मेरा शुरू हो गया क्या? मिड ब्रेन। वो मैं आगे से देख रहा हूँ उसको, और दोबारा मुझे फिर वो याद आ गया वो पुराना स्पाइनल कॉर्ड कि यार ये तो फिर स्पाइनल कॉर्ड जैसा होना चाहिए। अब तो वो नहीं रहे, वो जो बंप करके मैंने फाइबर बनाए थे, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। तो चलो ये मेडुला ऑब्लांगेटा जैसा दिखे वाला, पता चला कि ये नहीं है क्योंकि अब जिम्मेदारियां बदल गई हैं। ये उस बॉर्डर पे आ गया है जिसके ऊपर सेरिब्रम है। और हमने देखा था कि ये सेरिब्रम के जो 2 हेमिस्फीयर्स हैं उसके बीच में सेंटर में छुपा है कौन? डायनसेफ्लॉन। तो डायनसेफ्लॉन डाय है, वो सिंगल होता है, एक ही है। उसको जो ढक रहा है कौन? सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2। तो इसका मकसद है कि आधे डायनसेफ्लॉन को एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर ढक रहा होगा तो आधे को दूसरा। तो डायनसेफ्लॉन सेंटर में है और ये मिड ब्रेन है। शुरू में ये ऐसे थे, लाइक दिस, ऐसे। बाद में जब सेरिब्रम इतना डेवलप हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टली ऐसे हो गए। तो इसका मकसद है कि मिड ब्रेन किस डायनसेफ्लॉन के किस हिस्से से कनेक्टेड होगा? पोस्टीरियर हिस्से से। ऐसे था ना, और ऐसे हो गया। तो ये आपका ब्रेन स्टेम है, लाइक दिस वन। और आगे सेरिब्रम ऐसे डेवलप हो गया। आपको पता है अब तो 180 डिग्री पे नहीं ना रहे ये, तो 90 डिग्री पे ऐसे आ गए। तो डायनसेफ्लॉन उसका सेंट्रल पोर्शन गया, ये यहाँ पर डेवलप हो गया। इसका मकसद ये हो गया कि ये जो आपका मिड ब्रेन है, इस मिड ब्रेन का वास्ता तो डायनसेफ्लॉन के साथ जो पड़ेगा वो तो देख लेंगे, लेकिन उसके अंदर जो डिसेंडिंग असेंडिंग फाइबर्स हैं वो तो सेरिब्रम से भी आते हैं।
वो तो बहुत जगहों से आते हैं। तो इसका मकसद है कि मिड ब्रेन की बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी चीज़ों को हैंड ओवर करे डायनसेफ्लॉन को, तो लेकिन उसके साथ साथ कुछ ले भी तो सही ना, कहाँ से, सेरिब्रम से। तो ये आने जाने का जो रास्ता है, ये इसको अच्छे तरीके से रिसीव भी करना है, देना भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी है। बर्थ छोटा होता होगा 1 बाय 1 है, ये सिर्फ 1 इंच की लंबाई है, 1 इंच की चौड़ाई है एक साइड की, और ऐसे 1 इंच लंबाई 1 इंच चौड़ाई दूसरे साइड की, तो ये 1 बाय 2 होगा पूरा, ठीक है जी। तो इसकी जिम्मेदारियां इस तरीके से यहाँ पर हैं। तो ये बड़े आराम से और बड़े तरीके के साथ अपने इन स्ट्रक्चर्स को देगा भी और वहाँ से लेगा भी। सिर्फ ये स्ट्रक्चर देगा और लेगा नहीं, वहाँ का CSF भी बड़े आराम से रिसीव करेगा, अपने डक्ट में से पास करवाएगा। ये तो कंटिन्यूस है ना। यहाँ पर हमें देखना होगा कि इसकी सेरिब्रल एक्वेडक्ट जो है वो थर्ड वेंट्रिकल के साथ कैसे जुड़ी हुई है, इसके असेंडिंग ट्रैक से कहाँ जाएंगे आगे विदाउट डिस्टर्बिंग द कैविटी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। वरना अगर ऐसे ही चलता रहा जैसे चलता रहा है ब्रेन स्टेम, तो ये ऐसे करके सेरिब्रम तक, मुझे तो सेरिब्रम में पहुंचना है, ऐसे जड़ाम करके ऐसे जाए तो फाड़ देगा किसको, डायनसेफ्लॉन को। तो खेल ही खत्म। तो कौन सी कंटिन्यूटी, कौन सा थर्ड वेंट्रिकल, कौन सा लेटरल, ये किस्सा खत्म। उठो चलो बस खत्म बाबा बात। ऐसे नहीं करेगा वो। बहुत आराम से पहला काम ये करेगा कि उसको फाड़ने से पहले वो खुद ही क्यों न पड़ जाए और इसके 2 हिस्से हो जाएं। समझ गए। इसके आप ऐसे 2 हिस्से कर देंगे, और इसको अगर आप इस तरीके से 2 हिस्से कर देंगे तो बिल्कुल आपका दिमाग जाएगा किस तरफ, जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। जैसे उसका था आगे एंटीरियर मीडियन फिशर था ना, उसका एंटीरियर मीडियन फिशर। तो आप शुरू में समझ लें कि ये बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड की तरह ही है, तब्दीली इसमें ये आई है। अब देखिए यहाँ से आप ये देखिए अंदर क्या है, सेंट्रल कैविटी है, ये इसका क्या है, ग्रेमेटर है। हॉर्न्स की शक्ल में नहीं है चलो, लेकिन यहाँ पर इसका सल्कस लिमिटेंस है ऐसे, और ये इसकी सेंसरी एरिया है, ये मोटर एरिया है, बाकी तो सब कुछ सेम है। आगे से देखिए ये एंटीरियर मीडियन फिशर होगा, तो पीछे से पोस्टीरियर मीडियन सल्कस होगी, और ये आपका मिड ब्रेन है। ये भी तो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड है। थैंक गॉड कि कोई नई चीज़ हमें नहीं पढ़नी पड़ेगी, तो स्पाइनल कॉर्ड ही पढ़ रहे हैं, रुकें, ऐसा है नहीं। होगा ये कि जो एंटीरियर मीडियन फिशर है, आप उसके अंदर ऐसे लंबी सी छुरी डाल दें, ऐसे पूरा इंच फुल अंदर का पूरा फुल इंच छुरी डाल दें, ऐसे अंदर करके, ऐसे अंदर करके ऐसे छुरी डालते डालते आप रुक जाएं। इतना ज़्यादा डीप ना डालें, इतना ज़्यादा डीप डालेंगे तो एंटीरियर मीडियन फिशर से होती हुई आपके सेंट्रल कैनाल को दो में स्प्लिट कर दे, और जो आप ऐसे खोलेंगे तो आपका CSF आगे जाके गिरेगा कि नहीं। इतना न लेके जाएं, आप अंदर लेके ज़रूर जाएं, और ऐसे अंदर लेके 1/3 तक लेके बाहर निकाल लें। अब इसको खोलें। क्या खुलने से आपको सेंट्रल कैविटी का CSF बहना शुरू होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा ऐसे। तो अब एंटीरियर मीडियन फिशर रहा कि बड़ा सा फिशर, बड़ा गैप आ गया वहां पर, ठीक है ना। उस गैप में देखो गैप कितना बड़ा है, यानी मैं यहां से पकड़ूंगा और इसको ऐसे खोल दूंगा। क्या क्या इंटैक्ट रहा, सेरिब्रल एक्वेडक्ट इंटैक्ट, ग्रेमेटर इंटैक्ट, और पीछे जो उसका वाइट मैटर है, वो जो पोस्टीरियर कॉलम्स थे किसके, स्पाइनल कॉर्ड के, वैसा ही पोस्टीरियर कॉलम उधर भी होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड है, बिहाइंड से तो खुला हुआ नहीं है, यहाँ के वेंट्रिकल तो नहीं है, तो यहाँ पर वो भी इंटैक्ट होगा, वो सब कुछ इंटैक्ट है। आगे से ये इंटीरियर वाइट कॉलम और बहुत सारी आगे से चीज़ें जो हैं लेटरल तक भी वो खुल गई, खुल के तुमने ऐसे पकड़ा। ऐसे जब पकड़ोगे ऐसे, तो बीच में गैप बड़ा हो गया कि नहीं। तो ये जो हम इस तरीके से करेंगे ना, तो इसको भी पकड़ें आप ऐसे, और ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे थिक है, इतना बड़ा मोटा पेडंकल बन गया है। और जो डायनसेफ्लॉन है, तो एक पेडंकल एक तरफ निकल गया और दूसरा पेडंकल दूसरे तरफ निकल गया। यानी आप ये समझे, ये समझ लें कि आपका डायनसेफ्लॉन है, ये मिड ब्रेन ऐसे खुला, एक इधर निकल गया और एक इधर। ये इधर जब निकल गया तो टच करता हुआ गया है डायनसेफ्लॉन को, और ये जब मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं ऐसे, तो उसकी थिकनेस इतनी है। इसका सबसे आगे वाला 1/3, 3D में देखेंगे तो ऐसे सबसे आगे वाला 1/3, उसके बीच वाला 1/3 और डीपेस्ट 1/3। तो देखेंगे कौन सा आप, सबसे आगे वाला जो मोस्ट सुपरफिशियल 1/3 है, जो आप यहां देख रहे हो। इस मोस्ट सुपरफिशियल 1/3 का नाम है क्रस सेरिब्री, सेरिब्रल क्रस बॉडी को कहते हैं इसका अंदर से। तो ये क्रस इस तरीके से जाएगा। चलो वो भी गया, क्या बस 1/3 है। जब आप उसको ऐसे हटाते हो तो अंदर से आपको ब्लैक सब्सटेंस नजर आता है, ये डिसेंडिंग फाइबर्स थे बेसिकली, लेकिन ये सब्सटेंस नजर आता है। जब वो जाएगा तो ये 3 जो स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं, 3 1/3, जब ये आपके 2 साइड ऑफ द डायनसेफ्लॉन में जाते हैं, तो वहां पर ये एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर नहीं होते, वहां इनका ये हाल होता है। जब वहां जाते हैं ना, तो उनकी ओरिएंटेशन ये हो जाती है। यानी ये 3 बता रहा हूं, ये ऐसे थे,
अंदर घुसे ऐसे तो रोटेट हुए ऐसे। तो इसका मकसद है कि जो सबसे डीपेस्ट था वही सबसे मीडियल हो गया। तो टच किसने किया? सबसे डीपेस्ट वाले ने। किसको? डायनसेफ्लॉन को। जो इंटरमीडिएट है तो वो वहां भी इंटरमीडिएट है, लेकिन दिस विल बी लेटरल टू द लास्ट वन, दिस विल लेटरल टू द डीपेस्ट। वो क्या वो टच कर पाएगा डायनसेफ्लॉन को? नहीं। वो क्या करेगा? कहां होगा इस वक्त वो? सेरिब्रम में, ग्रे में कि वाइट में? वाइट में, क्योंकि सेंट्रली स्ट्रक्चर वाइट है। मैं इसको क्या करूं? वाइट में ऐसे पानी में डाल दूं या उसको न्यूक्लियस अवेलेबल करवाऊं? उसको न्यूक्लियस अवेलेबल करवाएंगे। अब उसे वाइट में न्यूक्लियस, ये क्या है? वो तो कार्टेक्स में होते हैं, सेल बॉडी की कलेक्शन है, ये वो तो ग्रे मैटर। लेकिन ग्रे के टुकड़े वाइट में भी फैले हुए हैं, खास तौर पे लोअर रीजन्स में, बेजल रीजन्स में। तो सिर्फ कार्टेक्स ही ग्रे नहीं है, उसके टूटे हुए टुकड़े वाइट में भी इधर उधर आइलैंड्स की तरह फैले हुए हैं। इनको कहते हैं बेजल न्यूक्लिया। इसका दी बेजल गेंग्लिया, चलो सुना हुआ होगा नाम, नहीं सुना है? बेजल गेंग्लिया, पार्किंसंस डिजीज, बेजल गेंग्लिया डिजीज, ये तो पढ़ा होगा ना, नर्वस सिस्टम करा रहे हैं फिजियोलॉजी वाले आजकल। अंडरस्टैंड? तो वो जो दूसरा वाला है वो कहाँ रुक गया? बेजल गेंग्लिया में। तो ये दूसरा वाला खुद बेजल गेंग्लिया था। अब तो बेजल गेंग्लिया वो जो सेरिब्रम में रहते हो, ये तो मिड ब्रेन में है। चलो फंक्शनली तो ये बेजल न्यूक्लिया है, क्योंकि इसके मरासिम किसके साथ हैं? बेजल गेंग्लिया के साथ। तो ये भी फंक्शनली बेजल गेंग्लिया है, लेकिन एनाटॉमिकली नहीं है, क्योंकि एनाटॉमिकल बेजल गेंग्लिया उसको कहते हैं जो बेजल साइड ऑफ सेरिब्रम में हो। लेकिन वेरी मच यहाँ पर है, इमिग्रेट हो गया है यहाँ पर, लेकिन इसकी कनेक्शन तो उधर ही है। और क्योंकि ये ब्लैक सब्सटेंस है, इसलिए इसको हम कहते हैं नायग्रा सब्सटेंस, और इसका नाम होता है सब्सटेंशिया नायग्रा। ये सब्सटेंशिया नायग्रा होता है, ये दूसरा पार्ट। और उसके बाद जो तीसरा वाला है, ये तो फिर यहाँ सेरिब्रम के व्हाइट मैटर में सबसे लेटरल होगा कि नहीं? वो सबसे लेटरल होगा। वो जो सबसे लेटरल होगा वो किसी से बात नहीं करेगा, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। वो कहां इंपैक्ट हो गया? ग्रे मैटर में। कौन से ग्रे मैटर में? पेरिफेरल में, जिसको हम कहते हैं कार्टेक्स। तो ये क्या किया होगा इसने? क्या वहां जाके रिले हो गया? मुझे उधर जाके पता चला है कि उधर उसकी सेल बॉडी बैठी हुई है, मैं ऊपर चढ़ गया, ये एक्चुअली नीचे आ रहा था। ये डिसेंडिंग ट्रैक था दरअसल, मैं उसको असेंडिंग ट्रैक समझ रहा था। मैं समझ रहा था ये जा रहे हैं करंट इधर, पता चला कि करंट नीचे आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि सेल बॉडी ऊपर बैठी हुई है। तो एग्जाम तो अवे फ्रॉम सेल बॉडी आता है, मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ, ये असेंडिंग ट्रैक नहीं था। उधर जाके मुझे पता चला कि ये तो यही तो था कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक। तो कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक मिड ब्रेन में कहाँ होता है? क्रस सेरिब्रम में। और इसका मकसद है कि कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक सेरिब्रल कार्टेक्स से निकल के कहाँ आता है? व्हाइट मैटर में। उसके बाद कहाँ आता है? क्रस सेरिब्रम में। उसके बाद क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स हैं, यहाँ तो ट्रांसवर्स होंगे भाई, ट्रांसवर्स होंगे तो बीच में बंडल बना के चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। बाइसेक्टर जाना तो है मुझे, ये थोड़ी मैं रुक जाऊंगा कि नहीं ये ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन फाइबर है भाई रुक जाओ, जैसे कैसे जाओगे तुम? जाओ इसमें बीच में रास्ते बनाते हुए गुजर जाओ। और फिर पैरामिड में तो तुम्हारी सराय है, वहां तो बंगला है तुम्हारा, उसका तो नाम है पैरामिड, मेडुला ऑब्लांगेटा में। ये कंटिन्यूएशन है आपके कार्टिको-स्पाइनल। ये तो कहेंगे जैसे मैं सेम साइड से आ रहा हूं, मुझे तो अपोजिट साइड पे। आखिर में जाके तुम्हें यहां अंदाजा हुआ है कि ये मिड ब्रेन मेडुला ऑब्लांगेटा के लास्ट पोर्शन पे तुम 3/4 ऑफ फाइबर्स को क्रॉस कर दो। ये है पेडंकिल, इसको पेडंकिल कहते हैं। 3 हिस्से, क्रस सेरिब्री, सब्सटेंशिया नायग्रा, और जो आखिरी वाला है उसका नाम है टेगमेंटम। तो ये टेगमेंटम डीपेस्ट 1/3, जिसकी हकीकत देख ली कि वो डायनसेफ्लॉन में रिले कर जाएगा। इसमें सब असेंडिंग ट्रैक्स थे, तभी तो डायनसेफ्लॉन में गया है। कहाँ? थैलेमस में। हर सेंसरी मॉडलिटी पहले कहाँ जाके रिपोर्ट करती है? ये टेगमेंटम में था। सारे असेंडिंग ट्रैक्स टेगमेंटम में, जो भी नीचे से आएगा, जो भी आएगा ये इसी में होगा, ताकि वो थैलेमस को रिपोर्ट कर सके। अब थैलेमस की मर्जी है, आगे अपने बॉस को दे ना दे, हमारा काम खत्म। और सब्सटेंशिया नायग्रा कहाँ खत्म हुआ? बेजल न्यूक्लिया में। और क्रस सेरिब्री कहाँ खत्म हुआ? खत्म नहीं, कहाँ से शुरू हुआ? सेरिब्रल कार्टेक्स में। ये है पेडंकिल। ये पेडंकिल कौन सा पेडंकिल कहलाएगा? स्टूडेंट्स उमूमन कहते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आ गया है, तो स्टूडेंट्स उमूमन जो नए नए स्टूडेंट आते हैं तो शुरू में मैं कहता हूँ अब इस पेडंकिल का नाम डालो, सभी छलांग लगा कहते हैं सर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकिल। मैंने कहा इसका कौन सा ऐसा सेरिबेलम में गया है? बोला गया नहीं है, लेकिन कहेंगे हम सेरिबेलर पेडंकिल, क्योंकि हम बहुत इंतजार कर रहे हैं काफी दिनों से कि मिडिल और इंफीरियर आप करा चुके हैं, तो सुपीरियर आने वाला है। बस आ गया पेडंकिल, मुंह से जबान से निकाला आपने, हो गया ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकिल। मैंने कहा ये आगे से सेरिबेलम पीछे बैठा हुआ, इसका एक भी फाइबर सेरिबेलम में नहीं जाता, तो ये कैसे सेरिबेलम? ये सेरिब्रम में गया है, तुम इसको बोलोगे सेरिब्रल पेडंकिल ऑफ मिड ब्रेन, सेरिबेलर नहीं। तो आप बोलोगे सेरिबेलर कब आएगा? जब आएगा तब देखेंगे। इसका मकसद है कि वो देर से आएगा तो उसी को कह देंगे क्या?
तो वो सेरिब्रल पेडुंकल ऑफ मिड ब्रेन कहलाएगा, जिसके 3 हिस्से आपसे पूछे जाएंगे। अब क्या इंटैक्ट रह गया जिसको आपने तोड़ा नहीं है? सेरिब्रल एक्वेडक्ट और उसके पीछे के हिस्से, माना पोस्टीरियर वाइट कॉलम, वो रह गए। और जो पोस्टीरियर वाइट कॉलम है वो नहीं टूटेगा, अब सब तो नहीं टूटेगा, और ना ही सेरिब्रल एक्वेडक्ट को हम तोड़ेंगे, इसको हैंडओवर करवाएंगे किसी तरीके से थर्ड वेंट्रिकल में। और पीछे वाले को भी, जिसको हमने नहीं तोड़ा, इंटैक्ट रखा है, उसको रखा है कि नहीं रखा, इसलिए उसका नाम पड़ गया इंटेक्टम। वैसे उसका नाम इंटेक्टम नहीं है, इसी से याद आएगा कि उसका नाम है टेक्टम। और टेक्टम का मकसद है कि वो पीछे का हिस्सा, कौन सा? सेरिब्रल एक्वेडक्ट के पीछे वाला, पोस्टीरियर वाइट कॉलम वाला हिस्सा, सीधा सीधा, और उसको हम पीछे से करेंगे। ये होगी हमारी कल की क्लास, जिसमें हम देखेंगे पोस्टीरियर फीचर्स ऑफ। और जब यहां हमने देखा तो एक क्रेनियल नर्व देखेंगे। आप बोले यहां तो 2 होती हैं, फ्रंट से एक होती है, क्योंकि एक बिहाइंड से होती है। और फ्रंट में हमें क्या नजर आता है? 2 सेरिब्रल पेडुंकल और बीच में क्या? फोसा, इंटरपेडिकुलर फोसा। और जब आप इंटरपेडिकुलर फोसा को ऐसे करके देखेंगे ना, वहां से जब देखेंगे तो लोअर पार्ट ऑफ डायनसेफलन आपको नजर आएगा। उसको आप कभी ना समझना कि ये मिड ब्रेन का कोई हिस्सा होगा, क्योंकि आप ऐसे तोड़ रहे हैं ऐसे, तो बीच की जो जगह से क्या विजुअलाइज करेंगे आप? डायनसेफलन का ये पोस्टीरियर वाला इंफीरियर सरफेस, क्योंकि वो तो इंफीरियर सरफेस खासा बड़ा है, तो वो इंफीरियर सरफेस आपको वहां नजर आएगा। तो इसका मकसद है कि आपके पास तो फ्रंट फीचर में क्या है चीजें? 2 ही चीजें हैं, 2 है सेरिब्रल पेडुंकल, बीच में इंटरपेडिकुलर फोसा। अब आपकी जो नर्व निकल रही है, एक ही थर्ड नर्व, वो आपकी है ऑक्यूलोमोटर नर्व। कहां से निकलती है? वेरी क्लोज टू सेरिब्रल पेडुंकल मीडियल एज फ्रॉम इंटरपेडिकुलर फोसा। और बिहाइंड से भी तो नर्व निकल रही, वो बिहाइंड से नजर आ जाएगी हमें। वो ज़ाहिर है उस लेवल से थोड़ी नीचे होगी, क्योंकि वो 4th है, ये 3rd है, हम उल्टा जा रहे हैं ना, तो वो लोअर लेवल पे होगी। और ये खुद से दूर से बता रहा है मिड ब्रेन के में मुझे 2 जगह से काटे आप, एक लोअर लेवल से तो एक अपर लेवल से। कार्डल लेवल ऑफ द मिड ब्रेन एंड रोस्ट्रल लेवल ऑफ द मिड ब्रेन। जैसे हमने कार्डल लेवल ऑफ पोन्स काटा था, और ये रोस्ट्रल लेवल, जैसे कार्डल लेवल ऑफ द मेडुला, रोस्ट्रल लेवल, लेकिन इसको एक और जगह से भी काटेंगे। तो अभी फिलहाल आपको नजर नहीं आ रहा, पीछे से बताऊंगा क्यों काटेंगे वहां से, वो क्या वजह है उसकी। तो ये स्ट्रक्चर्स वहां पर इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और हर सेक्शन को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या है सिलसिला। ये होगी आपकी कल की क्लास, जिसमें हम करेंगे पोस्टीरियर एक्सटर्नल फीचर्स। तो हमारा एक्सटर्नल फीचर का पूरा पैकेज खत्म हो जाएगा, और साथ में आपको अंदाजा हो जाएगा कि सेक्शंस हम कहाँ कहाँ से काटने वाले हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा सेक्शंस, और आप पहचानेंगे खुद। एक दफ़ा मैं बताऊंगा और दूसरी दफ़ा आपको दिखा के जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेक्शन किस जगह पर है और किस हवाले से मशहूर है, क्या 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 क्या, ऐसे करके फिर हम एक साथ इनको सब रखेंगे और बताएंगे कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस एक्चुअली करेंगे 3 चीज़ें, एक सेंट्रल कैनाल, एक न्यूक्लियाई, ग्रे मैटर और एक वाइट मैटर, बस 3 चीज़ें। और उन 3 के अंदर होंगी कोई 100 चीज़ें। अगर पहले स्टूडेंट को घेर के आएंगे बस 3 ही तो हैं, आ जाओ, ये सेंट्रल कैनाल है, 4th वेंट्रिकल, बस, और क्या। फिर बोलेंगे उनको नहीं नहीं ये ग्रे मैटर भी करते हैं, और ग्रे मैटर में यार हैं 2 हान बस, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। लेकिन ठहरना जरा, एंटीरियर हान जो है उसमें मोटर भी है, और लेकिन मोटर में एक वॉलंटरी है एक इनवॉलंटरी है, वो सेंसरी में एक सोमेटिक है एक विसरल है। फिर उसको बोलेंगे वो जो विसरल है उसमें एक जनरल विसरल है एक स्पेशल विसरल भी है, और जो सोमेटिक है उसमें एक जनरल सोमेटिक है एक स्पेशल सोमेटिक भी है। तो ये कॉलम जो हैं इस तरीके से खड़े हो गए हैं, और इन कॉलमों को टुकड़ा करेंगे तो न्यूक्लिया बन जाएंगे। और फिर यही नहीं है, कुछ और भी हैं, थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूं कि वहां पर कुछ 11 हैं, यहाँ 11 हैं और 11 और भी हैं। और फिर जब वाइट मैटर में हम जाएंगे तो पता चला कि यहाँ पे असेंडिंग ट्रैक्स भी हैं, और कुछ वो असेंडिंग ट्रैक्स हैं जो स्पाइनल कार्ड से स्टार्ट हुए हैं, और कुछ वो हैं जो एडिशनली यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। जैसे टच यहाँ से, तो यहाँ से भी है, यहाँ से ट्राइजेमिनल नर्व लेके जा रही है, यहाँ से कोई भी, तो उसका ट्रैक्ट अलग तो इसका अलग। तो चलो एक जैसे हैं, शुक्र है। लेकिन यहाँ पता चलेगा कि थोड़ा रुकना, यहाँ पर स्पेशल सेंसेस भी हैं, यहाँ नहीं थे, वो एडिशनली। तो ये फिर आगे चल के फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन अगर आप उसको एक वे से जाएंगे ना तो ये बहुत आसान है। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, या फिर इतना नहीं समझना कि ब्रेन को इतनी बड़ी कोई इतना बड़ा पहाड़ है जो आपसे सर नहीं हो सकता। ये आगे चल के अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे और ये सारी चीज़ें अगर आपको वे से बताई जाएंगी तो बिलीव करें ये लिम्ब से भी आसान हो सकता है, लिम्ब से भी आसान। मेरे काफ़ी अरब स्टूडेंट्स जो अलग अलग जगहों से आते थे, वो बिलीव करो, वो कहते थे कि आखिर में एट द एंड वी डिडंट रिवाइज ब्रेन बट वी हैड टू रिवाइज आवर लिम्स। वो लिम्स हमें, क्योंकि वो हमें रटाई गई थी, और रटने के लिए तो आपको रोज़ याद करना है, समझने के लिए आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लें जितना है। लेकिन चीज़ें ये हैं कि कोई बोले तो समझ में आए कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर मैं कहूँ कुर्सी, तो आपके दिमाग में वो कुर्सी आ जानी चाहिए, क्योंकि आपकी देखी हुई है वो।
मतलब मैं जब आपको कुर्सी बात करूं तो आप टेबल पे सोच रहे हैं सिर्फ, ये टेबल यहाँ, ये सर, ये लेकिन चार यार, ये टेबल सर तो कह रहे हैं कि उसको बैक भी होती है, टेबल में तो होती नहीं है, ये कैसे, वो देखेंगे तो होगा ना, अंडरस्टैंड। तो ये इंशाल्लाह ताला आपकी कल की क्लास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।